बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने रीड करना है अपने नावल की एपिसोड नंबर 9 हो गई है, 9 रीड करनी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो कि एक लॉन्ग नावल है इसलिए सब्र तो हमल का दामन भी ना छोड़ें। तो बाकी चलते हैं किस्त की तरफ। आज तुमने मेरे लिए खाने में कुछ नहीं बनाया? वो वापस बेड पर आकर बैठी तो इससे पूछने लगा। आपने कितने खूबसूरत तरीके से मेरे पास्ते की तारीफ़ की थी ना, इसके बाद तो मैं जहर भी मिलाकर ना खिलाऊं। खाना तो बहुत दूर की बात है जनाब, इसने मरे से कहते हुए इसका फ़ोन उठाया। सही किया। पासवर्ड क्या? वो फ़ोन इसके सामने करते हुए पूछ रही थी। इसके अपने फ़ोन का तो अभी से अंदाज़ा भी नहीं था कि कहाँ पीछे छूट गया, जबकि अम्मा का फ़ोन आजकल इसी के हाथों में रहता था क्योंकि छोटू स्कूल और मदरसे जाता था। इस दौरान फ़ोन अपने पास ही रखती थी। क्या करोगी तुम? वो पासवर्ड खोलते हुए इससे पूछने लगा। गेम खेलूंगी और क्या करना है मुझे। अम्मा ने भेजा था कमरे में आपका ख्याल रखने के लिए, आपकी ज़रूरतों का पूछने के लिए। आप काम से थके आ रहे हैं, आपको कपड़े निकाल कर तो खाने का पूछो वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ तो आप फ्रेश भी हो चुके हैं और फिर ये अपना बोरिंग लैपटॉप लेकर काम करें। तो आपको डिस्टर्ब करने से बेहतर है मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझे आपका ख्याल रखना है या कुछ ऐसा करना है। अम्मा बेचारी भी ना हमें अकेले वक्त देने के लिए इतनी कोशिश करती है और यहाँ अम्मा के बेटे को इस वक्त की ज़रूरत ही नहीं है। वो मोबाइल में गेम इंस्टॉल करते हुए अपनी बोले जा रही थी, जबकि वारिक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अम्मा ने बेटे ने जब वक्त दे दिया ना तो फिर तो भजना से थां लबनी है। तो तुमने मुझे बताना था ना कि तुम मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ आई हो। वो एक झटके में इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब कर चुका था। क्या मतलब है आपका? मैं कोई ख्याल रखने नहीं आई, मैं तो सिर्फ अम्मा के कहने पर आई थी। खाना लगने में भी वक्त है तो इन्होंने कहा कि मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी। बेहतर है मैं आपके पास चली जाऊँ। आपके साथ वक्त गुजारने में अम्मा ने बताया भी था कि इस वक्त आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, बल्कि मेरा ख्याल रखने के लिए आई हो, मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आई, तो ये गैर ज़रूरी काम बाद में भी हो सकते हैं। वो लैपटॉप ऑफ करते एक तरफ फेंकते हुए से बेड पर लेटा चुका था। अरे आप तो कोई इंतहाई मसरूफ़ इंसान है, अपना काम करें, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मुझे गेम खेलने दें। अपनी गर्दन पर इसके लबों की हरकत को महसूस करते हुए फ़ौरन अपनी बात बदल गई, लेकिन अब वारिक इसकी बात मान जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। लड़की, बहानेबाजियाँ करना बंद करो, तुम मेरा ख्याल रखने आई थी, मेरी ज़रूरियात को पूरा करने आई थी। इस वक्त मुझे मेरी बीवी की ज़रूरत है, बल्कि इसके होंठों की मिठास की ज़रूरत है। इसकी नरमाहट को महसूस करना चाहता हूँ मैं। वो इसके लबों पर झुकने लगा जब इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपकी मूछें चुभती हैं, रहम करें मुझ पर। वो रोहानसी लहजे में बोली। वो जितना इसकी मूँछों से बचने की कोशिश करती हुई इतना ही सच बोता था। तुम शराफत से नहीं मानोगी। वो इसकी गर्दन को काबू करते हुए इसके लबों पर अपनी शिद्दत दिखाने लगा। अंदाज़ ऐसा था कि वो इसके लबों की नरमाहट को महसूस कम कर रहा था, बल्कि अपनी मूँछें इसके गालों पर चुभो ज़्यादा रहा था। जहर लगती मुझे आपकी मूँछें। वो गुस्सा करते हुए चेहरा फेर गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मूँछों की शान में गुस्ताखी करो। तौबा करो, अभी के अभी तौबा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी गर्दन पर जा बजा अपनी मूँछों को रगड़ते हुए इसने इसे कहा था, जबकि इसका अंदाज़ इतना ज़्यादा शिद्दत से भरपूर था कि इसने फौरी सॉरी सॉरी कहा था। ऐसे नहीं, इस सॉरी का मैं क्या अचार डालूं? ठीक से माफ़ी मांगो, कहो कि गलती होगी, आज के बाद कभी इस हसीन शानदार मूँछों की शान में गुस्ताखी नहीं करूँगी। वो मज़ीद इसको तंग करने लगा था, जबकि बेचारी जान छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अच्छा ना, सॉरी, गलती होगी मुझसे, आपकी लंबी लंबी चौकीदार वाली मूँछों की शान में कभी कोताही नहीं करूँगी। वो पूरी तरह इसके काबू में थी, वरना इसकी मूँछों पर 2 लफ्ज़ लानत भेज के कमरे से भाग जाती। ओए, क्या कहा? लंबी लंबी चौकीदार वाली मूँछें? इसके कान खड़े हो गए। वैसी गुस्ताखी अपनी मूँछों की शान में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरे नहीं, आपकी मूँछें चौकीदार जैसी क्यों होंगी? आप कोई चौकीदार थोड़ी हो, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो। इतनी हसीन लंबी लंबी मूँछें आपकी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरा तो दिल चाहता है कि इन्हें चूम लूँ। बारिक इसकी बात काटते हुए बोला, जिस पर इसने फ़ौरन नफ़ी में सर लिया। लेकिन वो तो आप ही करने वाले थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसकी बाहों में फड़फड़ाने के। लड़की ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, वरना अम्मा से कह दूंगा कि आपकी बहू ठीक से मेरा ख्याल नहीं रखती और ना ही मेरी ज़रूरत को पूरा करती है। वो इसे मज़ीद अपने शिकंजे में कैद करते हुए इसे धमका रहा था। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा सके। अपनी गर्दन पर इसके शिद्दत से भरपूर लमस महसूस करती हुए चिल्लाई। अगर वो इस वक्त वारिक के कब्ज़े में ना होती तो यकीनन यहाँ से बहुत दूर भाग जाती, लेकिन वो इस वक्त पूरी तरह से इसके शिकंजे में कैद थी, जहाँ से छूटना इसके लिए आसान हरगिज़ नहीं था। वो बार बार सर इसके कंधे पर मारकर अपने गुस्से का इजहार करती, जिसकी परवाह इस वक्त वारिक को हरगिज़ नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपने मुझे यहाँ बुलाया, खैरियत तो थी ना? अगर आप पहले बता देती तो मैं घर पर आपसे मुलाकात कर लेता। वैसे भी मैं शाम को आपकी तरफ ही आने वाला था इब्राहिम से मिलने के लिए। बदर इसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठा था। आज इसने अपनी एक मुलाजमा को इसके घर भेज के इसे होटल में मिलने बुलाया था और ये भी कहा था ये बात किसी को पता नहीं चले। पहले तो बदर काफ़ी हैरान हुआ, फिर इससे मिलने चला गया। इसके और इब्राहिम के इस रिश्ते की कड़वाहट का अंदाज़ा कहीं ना कहीं इसको भी था। वो जानता था वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं, लेकिन ताशफन की वजह से इब्राहिम को समझौता करना पड़ा। लेकिन इसने इसे क्यों बुलाया था? भला इससे इसको क्या काम हो सकता था? वो सोच में था। तभी वो यहाँ इसे मिलने के लिए आप बिना किसी को भी कुछ बता और अभी इससे वजह जानना चाहता था। बगारती मारा नाश्ते बुलाया, ने और क्यों बुलाया?
बदर खान, तुमने ज़ैनब के बेटे को देखा? दानियाल नाम है इसका, बहुत खूबसूरत बच्चा। इसने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ भाभी, मैंने तस्वीर देखी थी, मुझे इब्राहिम ने दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा। अल्लाह पाक इसे इसके वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। इसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, अंदर जैसे छुरियाँ चलने लगी थी। वो ज़ैनब जिसे वो अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखता था, आज वो किसी और के साथ थी, किसी और के बच्चे की माँ थी। इसके लिए कितना तकलीफ दे था ये वही जानता था। बस मामू बन गया, हुन गाल ख़त्म कर दे। वो बच्चा तुम्हारा भी हो सकता था, वो आज तुम्हारी बीवी भी कहला सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे दोस्तों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो पीछे टेक लगाते हुए इसे देखकर बोली तो वो हैरानगी से देखने लगा। इन सब बातों का क्या मकसद था? नहीं भाभी, जो हुआ ठीक हुआ, शायद इसके नसीब में शख्स का साथ लिखा था। इसने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी। से ज़ायना का अंदाज समझ नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें हिम्मत हार कर पीछे नहीं हटना चाहिए था। अगर तुम हिम्मत दिखाते तो आज वो किसी और की बीवी ना होती, लेकिन देर तो अब भी नहीं, वो अब भी तुम्हारी बीवी बन सकती है। शायद तुम नहीं जानते कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वो भी तुम्हें पसंद करती थी, या शायद तुम्हें इस बात का पता होगा। वो चेहरे पर मासूमियत से जाए से देख रही थी, लेकिन ये बात बदर के लिए किसी झटके से कम नहीं साबित हुई। और इड्डा ही है ना तो बेचारा जी एक शातर औरत दी गल्लां चाही जाना पे। क्या क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब इसने तो कभी मुझे नहीं पता चलने दिया। क्या ये सच है भाभी? वो बेयकीनी की कैफियत में इससे पूछा था। सच है या झूठ? लेकिन तुम तो किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर चुके हो ना। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश ही नहीं की, और इब्राहिम ने कितनी आसानी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम जानते हो कि ज़ैनब की शादी सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की ज़िद की वजह से हुई, क्योंकि मैं और इरफान एक दूसरे को पसंद करते थे। पहले इसने मेरे वालिदैन को अपनी बातों में लगा कर इन्हें मेरी शादी करने पर राज़ी कर लिया। मैंने इसे बताया भी कि मैं इरफान से मोहब्बत करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन इब्राहिम मुझे हासिल करना चाहता था किसी भी कीमत पर। इसने मेरे वालिदैन को ट्रैप करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। एडी तो कोई लेडी डियाना सी ना कि तेरे वास्ते उन्हें ज़बरदस्ती ब्याह कर लिया तेरे ना। और जब मैंने बार बार इसे तलाक देने के लिए फ़ोर्स किया तो वो ताशफिन को हमारी ज़िंदगी में लिया, वरना शायद मैं और इरफान एक सोच चुके होते। इरफान ने मुझे कहा कि मुझे तलाक लेनी चाहिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। इसने मुझसे कहा कि तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस इसलिए मैंने इसके बच्चे तक को पैदा किया। लेकिन वो मक्कार इंसान अपने हर वादे से मुकर गया, और फिर इसने मुझे बर्बाद करने के लिए ज़ैनब की शादी ज़बरदस्ती इरफान से तय कर दी। वो ना जाने कब से तुम्हें पसंद करती थी, इसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। तुम बार बार रिश्ता लेकर आते तो इसकी उम्मीद बन जाती, शायद इसके भाई को इस पर तरस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम अपनी बहन को बर्बाद करने को तैयार हो गया। इरफान ज़ैनब को पसंद नहीं करता, वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन इब्राहिम मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मोहब्बत में बर्बाद हुआ शख्स इस तकलीफ़ को समझ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ तुम्हें बताऊँ। एड्डी तोरी खैर खवा। क्या ज़ैनब आज भी मुझे पसंद कर दिया? कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है? भाभी प्लीज़ मुझे बताएं। वो तड़प रहा था, इसकी तड़प इसको सुकून दे रही थी। हाँ, वो आज भी पसंद करती है तुम्हें, और इरफान के साथ ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। वो आज भी तुम्हारी हो सकती है। इसने इसे यकीन दिलाया, जबकि बदर को लगा कि जैसे इसे ज़िंदगी मिल गई हो। मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगा भाभी, अब फिक्र न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं बीच का रास्ता निकाल लूँगा, लेकिन ज़ैनब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा। वो इसे यकीन दिला रहा था, जबकि अपने प्लान की कामयाबी पर खुश हो रही थी। दो लान तीरा लगे। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, इसने दरवाज़ा खोलते इससे कहा, जबकि इसकी रोज़ वाली बात पर इसके चेहरे पर रोज़ वाली शरारती मुस्कुराहट देख वो सर थाम कर बैठ गई। इसे अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा। आपको पता है आज कोई आया था घर पर, कोई अंग्रेज़ था, कह रहा था कि इसे तईश से मिलना है, लेकिन मैंने भी कह दिया इस वक्त मेरे शौहर घर पर नहीं है, फिर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ठीक किया ना? वो इसे अंदर ले जाते हुए इससे पूछ रही थी। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसका मतलब तुमने इसे देखा भी नहीं तो कौन था? इसके पूछने पर इसे नफ़ी में सर लिया, जबकि वो सोच में पड़ गया कि आखिर इसकी गैर मौजूदगी में घर पर कौन आ सकता है। इसे तईश कहने वाले तो इसके ऑफिस के वर्कर थे, या फिर इसके पुराने कोलीग्स, लेकिन इसके घर का पता तो कोई भी नहीं जानता था। अपने घर में किसी को भी नहीं लाता था, तो फिर कौन हो सकता है जो इसके घर तक आया था? कल से वो नोट कर रहा था कोई इसका पीछा कर रहा, फिर रात को भी इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो इसके घर के अंदर तक आए, और इसकी गैर मौजूदगी में कोई इसके बारे में पूछ कर भी गया था। मेरे अलावा कोई भी हो तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, और दरवाजे अंदर से बंद करके रखना। बाकी मैं बिल्डिंग के गार्ड से कह दूँगा हमारी बिल्डिंग में किसी को ना आने दे। वो इसे देखते हुए समझा रहा था, जबकि तनाविश ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम तईश? मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था डार्लिंग। कल तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा, कल तुमने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी संभल गई है। वो जैसे ऑफिस में दाखिल हुआ, रोज़ खुशबाश थी इसके सामने बैठी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए से गुड मॉर्निंग विश करता सामने कुर्सी पर बैठा। मेरा मकसद भी यही था रोज़ कि आप खुश हो जाए। मैं नोट करूँ पिछले कुछ दिनों से आप बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू नोट ही करता रहा, तू तो अब्बा लगना, तू नोट करता पे सी जाके अपनी बुढ़ी नू नोट कर जाके। मुझे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। मेरे ख्याल से आप दोबारा अपने फादर की वजह से टेंशन ले रही हैं। मेरे ख्याल में आपको मेरे घर आना चाहिए और वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। इस संडे को हम प्लान करते हैं। मैं नोट करूँ कि जब से इसकी फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है हमारी रूटीन बहुत बोरिंग होती जा रही है। हाँ अल्लाह, घर लेके आना उन्होंने। और आप इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी परेशानी से मुझे लग रहा है जैसे आप मुझ पर यकीन नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका मुझ पर पूरा एतबार है। इसके कुछ बोलने से पहले अपनी बात मुकम्मल करने लगा तो मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है तईश। मैं जानती हूँ इस फिल्म सुपर हिट होने वाली है, लेकिन मुझे इसकी कास्टिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तुम तो देख ही रहे हो ना, वो क्रिस्टन अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। इसे कोई लेना देना नहीं मेरी फिल्म से, और मुझे इसकी हरकतें बहुत बुरी लगती हैं। मेरा बस नहीं चलता कि मैं इस फिल्म से निकाल दूँ, लेकिन सिर्फ जॉन्स की वजह से
ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में वो आदमी मेरी फ़िल्म ख़राब करना चाहता है, तो तुम ही बताओ क्या मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए? और फिर दूसरी तरफ वो रॉबिन, इसे भी काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसका बस चले वो हमें इस फिल्म से आउट कर दें। वो मैं अपनी फ़िल्म की हीरो हीरोइन को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम मेरी परेशानी को समझ सकते हो अगर तुम भी मेरे साथ इस परेशानी को फेस कर रहे हो? वो इसे देखते हुए बोली तो इसने हाँ में सर लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी परेशानी को सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि यही परेशानी मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते सवाए इन्हें बर्दाश्त करने के। इसलिए तो मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि परसों संडे फिल्म की शूटिंग मंडे को स्टार्ट करते हैं। परसों का दिन आप मेरे साथ गुजारें मेरे घर पर। तो नाविश आपको बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना कर खिलाएगी। वो सब कुछ ही बहुत मज़ेदार बनाती है। मैं तो उसके हाथ के बने खाने का दीवाना हूँ। आप भी इसकी फ़ैन हो जाएंगी। वो दिखती इतनी सी, लेकिन आपको ऐसे ऐसे खाने बना कर खिलाएगी ना कि आपने सारी ज़िंदगी वैसा खाना नहीं खाया होगा। वो पूरे यकीन से बोल रहा था। वाह, तुम्हें तो अपनी कज़न पर बहुत ज़्यादा यकीन है। फिर तो ज़रूर तुम्हारी कज़न के हाथ से कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे घर आते हुए तो मुझे इसके लिए कोई गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। तो बताओ किसे क्या पसंद होगा? हाँ, मैं इसे कोई गिफ्ट देना चाहती। पहली दफ़ा तुम्हारे घर आऊँगी, क्या मैं इसके लिए कोई ज्वेलरी पीस ले आऊँ? इसने इसे देखते हुए पूछा। वो काफ़ी दिनों से इसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी कज़न से मिलने जाना चाहती हूँ, जिस पर ताशफा ने इनकार किए बिना इसे आने की दावत दी। और रोज़ इसके ऑफ़र पर काफ़ी एक्साइटेड हो गई। फिर ये बात खत्म होगी तो आज ताशफा ने इसकी टेंशन को देखते हुए खुद ही इसे ऑफ़र कर दी, जिस पर वो काफ़ी खुश हुई थी। आप इसके लिए चॉकलेट ले आइएगा, वो काफ़ी शौक से खा लगी। इसने मुस्कुरा कर कहा। ओहो, मुझे तुम्हारी कज़न से मिलने का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। इसकी चॉकलेट वाली बात पर खुश होते हुए बोली। ताशफा भी इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उठ खड़ा हुआ। तो इसी वीक आप आने की तैयारी करें, मैं एक नज़र हीरोइन को देख के आता हूँ। वो कहकर वहाँ से बाहर निकला, जबकि वो ताशफा के इनकार के बावजूद भी इसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी। हाले कज़न ना, इस बार तो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर हो रहे जो पता लग गया ना कि बीवी है, तो फिर बीबी ने कहना जो वो मैं वो भी खोलवा। कैसी खुराफात बकरे बदर, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? ज़ैनब अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, इसका माशाल्लाह से एक बच्चा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस लड़की के बारे में ऐसा सोचते हुए। इसने मूसा को जैसे ज़ैनब के बारे में बताया, मूसा अच्छा खासा गुस्सा होने लगा। भाईजान, मैं सच कह रहा हूँ, अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। इसकी शादी ज़बरदस्ती की कि मुझे पसंद करती थी। मेरा यकीन करें वो मेरे साथ खुश रह सकती है। अपनी ज़िंदगी किस तरह से काट रही होगी इस अनचाहे इंसान के साथ, ज़रा सोचे तो सही। वो मूसा को समझाने लगा। तुम्हें किसी ने गलत बताया बदर, वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, इसका एक बच्चा भी है। अगर वो तुम्हें कभी पसंद करती तो ज़रा सोचो। अब इसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब इसकी ज़िंदगी में एक नन्हा सा फरिश्ता आ गया, वो औरत है। अगर कभी भटक कर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच भी बैठी तो अब इसकी सोचों से तुम दूर जा चुके हो। तुम बस अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह रोके हुए हो। आगे बढ़ो बदर, शादी कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग से ज़ैनब निकल जाए। मैं नहीं जानता कि ज़ैनब तुम्हें पसंद करती थी या नहीं, लेकिन अब वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और मैं कभी तुम्हें ज़ैनब की ज़िंदगी में नहीं जाने दूंगा। और ये जो तुम ज़ायना की बात कर रहे हो ना, इस औरत ने कभी अपनी नन की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। इब्राहिम ने तुमसे अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शेयर नहीं की होंगी, लेकिन वो मेरा जिगर है, मुझे सब पता है। जिस लड़की की बातों में आकर तुम ये सोच रहे हो कि ज़ैनब तुमसे मोहब्बत करती है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसने कभी ज़िंदगी में अपने शौहर और घर वालों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जो औरत अपने रोते हुए बच्चे को नहीं संभाल सके, तुम इस पर यकीन कर रहे हो। वो इब्राहिम से तलाक लेकर यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन इब्राहिम अपना बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहता। बस इसीलिए वही सारे ड्रामे तुमसे करिए, क्योंकि वो जान चुके कि तुम ज़ैनब से मोहब्बत करते हो। वो तुम्हें इस्तेमाल करिए और कुछ भी नहीं। वो समझा रहा था, लेकिन इसकी आंखों पर तो इस वक्त ज़ैनब की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। लाख दी लानत तेरी दादी मोहब्बत होते जरा किसी का घर उजाड़े। वो सिर्फ ये जानता था कि इसकी ज़ैनब इसकी हो सकती थी हमेशा के लिए, इसके आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। इसने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर रोज़ की तरह बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट पर ताशफा ने अपना दिल थाम लिया। आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। गेस करें क्यों? इसने तजस्सुस फैलाते हुए कहा तो ताशफा ने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखा, सोचने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखा। इसके अंदाज पर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि क्या गेस करेगा। तुम मुझे पहली दफ़ा खुद से किस करने वाली हो, इसने बड़ी देर के बाद जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पे से घूर कर लगी। ताशफिन इब्राहिम हर वक्त रोमांस रोमांस रोमांस, कभी बाहर भी निकल आया करें इस रोमांस से। बदमज़ा होते हुए बोली। तुम्हें देख कर जो चीज़ मुझे समझ में आती है मैं वही बोलूँगा ना जाने मन। वो उसके कंधे पर हाथ फैलाते हुए इसका चेहरा अपने लबों के बेहद करीब करता शिद्दत से भरपूर अंदाज में लबों से छूने लगा। हटे पीछे, पहले मेरी खुशी की वजह जाने। आपको पता है मेरी वो असाइनमेंट जो आपने बनाई थी वो इतनी अच्छी थी कि क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए। सब ने मेरे लिए क्लैपिंग की और फिर सबके सामने मेरी बहुत सारी तारीफ़ भी हुई। बहुत खुशी से बता रही थी, जबकि ताशफा ने खुश होने वाले अंदाज में ताली बजाई। अल्लाह हूँ नदी हर जड़ी। क्या बात है, तुम्हारी असाइनमेंट की वजह से तुम्हारी इतनी तारीफ़ हुई, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो सारी तारीफ़ मेरी होनी चाहिए? खैर तारीफ़ को छोड़ो, इसका मैं अचार नहीं डालता। मैंने अचार नहीं डालना, तुम इसके बदले कुछ और दे सकती हो। वो फ़ौरन अपने मतलब पर उतर आया था। मैं की किया सी? जबकि वो सोच रही थी ये बात इसे बताना इतना भी ज़रूरी नहीं था। वो कैसे भूल गई कि वो इस खुशी में भी कहीं ना कहीं से रोमांस ले आएगा। अच्छा बस ठीक है ना, आपको बस यही खुशखबरी सुनानी थी। अब आप जाएँ, फ्रेश हो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो इसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहने लगी कि कैसे ख़तरे की बू आ रही थी। ऐसे कैसे जाने मन, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी तारीफ़ हुई है क्लास में, तो इनाम तो बनता है मेरा। ऐसे कैसे चली जाओगे तुम्हें चाहिए कि इस तारीफ़ के बदले में मुझे भी कुछ दो। वो इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने नज़दीक खींचते हुए इसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। इंतहाई कोई मतलबी इंसान है आप। मैं यहाँ आपसे अपनी खुशी शेयर करी हूँ और आप एक बार फिर से अपने मतलब पर उतरें। पीछे हटें, मेरा खाना जल जाएगा। और मेरे जज्बात का क्या, तो तुम्हें देख देख कर जल रहे हैं। कभी मेरी भी फिक्र कर लिया करो।
वो अचानक इसे अपनी बाहों में उठाने लगा जब इससे काफ़ी फासले पर जा रुकी। क्या करें ताशविन, देखे ना अंदर खाना जल जाएगा। अभी वो किचन की तरफ भागने लगी जब इसने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे पास 2 मिनट है, गैस बंद करो और जल्दी से बेडरूम में आओ। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, बल्कि अपनी मेहनत का मुआवजा लेना चाहता हूँ। देखो मेरी इस मेहनत की वजह से तुम्हारी कितनी तारीफ़ हुई है, तो तुम्हें चाहिए कि इस तरह की मेहनत मदद के लिए तुम मुझे कुछ ना कुछ देती रहो। इसमें फ़ायदा तुम्हारा है कि मेरा नहीं। वो जैसे जैसे इसके मतलब की बात समझा रहा था। हाँ बिल्कुल फ़ायदा मेरा। आप तो दूध के धुले ना, सारी रात आपकी वजह से मैं सोई नहीं, और हर काम का मुआवजा एक दफ़ा मिलता है और आपने ना जाने कितनी दफ़ा मुआवजा वसूल किया, और अब आप दोबारा मांग रहे हैं। बेवकूफ़ से, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। आप पर मेरे असाइनमेंट को लेकर जो थोड़ा बहुत कर्ज था ना, सब ख़त्म हो चुका है। इसने चालाकी दिखाने की कोशिश की, जबकि इसके अंदाज पर वो काफ़ी मुतासिर हुआ। जबकि अपनी बात करती किचन की तरफ जाने लगी। तुम किचन में नहीं जाओगी, वो कहते हुए खुद किचन में जाने लगा, जबकि इसके जुमले को समझी नहीं। जब अगले 2 मिनट में चूल्हा बंद करके इसके पास आया, वैसे अपनी बाहों में उठाते हुए बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। मुझे मेरी बीवी का ये वाला रूप सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे रूप की झलकियाँ दिखाती रहा करो जाने में। और हाँ, कल मेरी बॉस घर पे आने वाली है, तो इसके लिए तुमने वही पिज़्ज़ा बनाना और इसको बहुत अच्छे से वेलकम करना। वो इसे अपनी बाहों में उठाते बताते हुए बेडरूम में ले जाने लगा। क्या आपकी बॉस हमारे घर पर आने वाली है? वो परेशानी से इसे देखने लगी, जबकि वह हाँ में सर लाते इसे बेड पर लिटाते हुए इसके गले से दुपट्टा खींचकर दूर फेंक चुका था। हाँ, लेकिन अब मज़ीद इस बारे में बात मैं बाद में करना पसंद करूँगा। फ़िलहाल मुझे अपनी बीवी के नाज नखरे देखने। वो इसे अपनी बाहों में कैद करता इसके लबों पर झुकने लगा, जबकि इसके सारे सवाल इसके मुँह में ही रह गए थे। मूसा इब्राहिम के घर आया तो यहाँ इसे सवाए साइना के और कोई भी नज़र नहीं आई, क्योंकि इसे अभी पता चला था कि सब लोग शादी पर गए हुए हैं। तो दोस्त ने फ़ोन करके नहीं दोस्त घर आया जाता। ज़ैना तो कभी अपने शौहर के साथ कहीं जाना पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए वो घर पर थी। और यहाँ नीचे भी वो ये सोचकर आई थी कि बदर आया होगा, लेकिन मूसा को देखकर उल्टे कदम वापस जाने लगी जब इसने पुकार लिया। रुके भाभी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वैसे मेरा इरादा तो ये बात इब्राहिम से करने का था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों मियाँ बीवी में किसी भी तरह की कोई बदमज़गी हो। वो वापस जाने लगी कि मूसा खान की आवाज़ पर इसे रुकना पड़ा। ये किस बारे में बात कर रहा था वो समझ चुकी थी। अगर इब्राहिम को इस बारे में खबर हो जाती तो इसका क्या हाल करता जानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इससे पहले 2 दफ़ा इस पर हाथ उठा चुका था, इसकी इंतहाई बदतमीज़ी पर। आप क्या कह रहे हैं मूसा भाई? मैं समझी नहीं, आप क्लियर बात करें। वो वापस आते हुए इसके पास रुकी। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, खुदा के लिए बदर खान को सब्ज़ बाग दिखाना बंद करे। ज़ैनब ना इससे मोहब्बत करती है और ना ही कभी माजी में करती थी, और अगर ऐसा कुछ था भी तो ज़ैनब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश है। बेहतर होगा कि आप ज़ैनब को बदनाम करने की कोशिश ना करें और ना ही मेरे भाई के दिल में इस तरह की कोई उम्मीद डालें, वरना बदर खान को तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन शायद आप अपना आप संभाल ना सकें। आपकी प्लानिंग ये है ना कि इब्राहिम अपनी मर्ज़ी से आपको तलाक दे दे ताकि आप अपने वालिदैन के पास वापस लौट जाएं। इसी कीमत पर वो लोग आपको अपनाएंगे कि आप इब्राहिम को अपने वालिदैन के सामने गलत और बुरा शख्स साबित कर देंगी, तो वरना शायद वो लोग कभी आपको मुंह लगाना भी पसंद नहीं करेंगे। और याद रखिएगा, अगर इब्राहिम को पता चला कि आप इसकी बहन पर ऐसा घटिया और गलीज़ इल्ज़ाम लगा रही हैं तो आपकी ज़िंदगी से इब्राहिम जाए या ना जाए, लेकिन इरफान कभी नहीं आएगा। संभल जाइए, मौका दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने दोस्त का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, और मैं दूसरी दफ़ा वार्न करने नहीं आऊँगा। इसे कहते वहीं से पलट के, जबकि ज़ाइन अच्छी खासी परेशान होगी। इसकी धमकियों ने से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। हाँ, ये हकीकत थी कि इब्राहिम से तलाक लेकर इसे अपने वालिदैन के सामने इब्राहिम को एक बुरा शख्स साबित करना था, वरना इसके वालिदैन कभी इसे दोबारा कबूल नहीं करते। इब्राहिम की इमेज इसके माँ बाप के सामने इतनी अच्छी थी कि वो इतने सालों से झूठे किस्से सुनाने के बावजूद भी अपने वालिदैन को इसके खिलाफ नहीं कर सकी थी। इसलिए इसने रास्ता चुना था। इसके पीछे भी इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि इसे लगा बदर खान अक्लमंदी का सबूत देते हुए इसकी प्लानिंग में इसका साथ देगा, लेकिन बदर खान ने बेवकूफ़ी की। इस सब चीज़ों में अपने भाई को शामिल करने की सही ज़रूरत ही क्या थी, इसे सब कुछ बताने की। अब इसे लग रहा था इसने गलत शख्स को चुना अपने मतलब के लिए। अगर मूसा खान से ये बात इब्राहिम तक पहुंच गई तो कितना बड़ा मसला हो सकता था, वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इरफान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा था, इसे यकीन था कि इसकी ज़िंदगी से ज़ैनब को निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन वो आज भी इससे मोहब्बत करती थी। उसकी ज़िंदगी में वापस जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन अफसोस कि इसके प्लान में बदर इसके किसी काम नहीं है। अब इसे कुछ और सोचना था। लाख लानत, तेरी ज़िंदगी तो लानत है, तेरी मोहब्बत भी लानत। अस्सलाम वालेकुम। इसने घर में कदम रखते हुए सबको मुश्तरका सलाम किया, जबकि छोटू भाग कर इसके लिए पानी लाने गया। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? हम बहू को तेरे बचपन की तस्वीर दिखा रहे थे। इन्होंने एल्बम की तरफ इशारा किया जिस वक्त अहमद की गोद में था। बचपन की तस्वीरें देखकर क्या करेगी आपकी बहू रानी? इसे कहे अभी के वारिक इफ्राहिम को समझे, जाने, प्यार करे। और बस ब्रेक लगा दें, अभी मैं वारिक इफ्राहिम को ज़रूरत से ज़्यादा देख चुके हैं। अहमद दिखाओ भाई तस्वीरें, कितना वक्त ले रहे हो तुम? वो इसे जवाब देती हुई एक बार फिर से अहमद की तरफ मतवज्जो हुई, जहाँ पर अहमद अपनी तस्वीरें ढूंढने में मसरूफ़ था। अम्मा, इसमें तो मेरी एक भी तस्वीर नहीं है, सारी तस्वीरें तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं कोई और एल्बम ले आया, मैं अपने वाला उठा कर लाता हूँ। वो इसे बंद करते उठने लगा जब अम्मा ने इसके हाथ से एल्बम ले लिया। मेरी बहू तेरी नहीं अपने शौहर की तस्वीरें देखेगी। इनके कहने पर अहमद ने मुंह बना लिया, जबकि छोटू पानी लाते हुए सामने वारिक की मेज़ पर रखता वापस अपनी जगह संभाल चुका था। चले अब खोलें, इसने मायरा से कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए एल्बम खोला और सारी तस्वीरें देखने लगी, जबकि वारिक की आवाज़ सुनकर सदफ भी बाहर आ गई। वारिक फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, सदफ ने ऑफ़र की थी। शुक्रिया सदफ, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं मायरा से कह दूँगा। इसने मुस्कुराते हुए बात खत्म की और माँ की गोद में सर रख दिया, जो मायरा के बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। ये वाली तस्वीर तब की है जब वारिक पहली दफ़ा स्कूल गया था। वो जैसे पूछने लगी कि तस्वीर में छोटा सा बच्चा कौन है, अम्मा ने इसे बताया।
अरे वाह, आप स्कूल भी जाते थे बचपन में? वो शरारती अंदाज में बोली तो वारिक ने आंखें खोल कर इसे घूरा। नहीं, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, पता नहीं कैसा दिखता है, शक्ल में भी नहीं देखी स्कूल की, वो जले हुए अंदाज में बोला। क्या अब इसे अनपढ़ गवार लगता था जो इस तरह से सवाल कर रही थी? हाँ, मुझे पहले अंदाज़ा हो गया था, वो नाक से मक्खी उड़ाती से मज़ीद आग लगा गई। हाँ हाँ भाई नंगे। छोटू मुंह पर हाथ रखे थे वह हंसा तो वारिक ने खुद भी उठा झांक कर एल्बम में तस्वीर देखी जिस पर बिल्कुल छोटा सा बाथ टब में बैठा नहा रहा था। शायद इस वक्त इसने बैठना शुरू किया था। ये मैं नहीं हूँ ना अम्मा? इसने माँ की तरफ देखते हुए उम्मीद से पूछा, जिस पर अम्मा ने मुस्कुराते हुए इसकी बात की नफ़ी की। अम्मा, ऐसे बच्चे को नंगा बिठाकर कौन तस्वीर बनाता है? वो अपनी माँ को देखते हुए सवाल करने लगा जिस पर वो हंस रही थी, जबकि इसके अंदाज़ और शर्मिंदगी पर मायरा को भी बहुत मज़ा आया। तो जब बचपन में तस्वीरें बनाने का इतना शौक था कि हद नहीं। मूसा भाई को तो बस और कुछ समझ में नहीं आता था, कैमरा उठाकर तस्वीरें बनाने लग जाते। वो तुझे इतना ज़्यादा पसंद करते थे ना कि हद नहीं। अम्मा पुरानी बातें याद करते हुए मुस्कुराई। और ये मूसा कौन थे? मायरा का ज़्यादा ध्यान तस्वीरों पर ही था, लेकिन वो बीच में इनकी बातें सुन रही थी। मूसा मेरे चाचू, मेरे बाबा के बेस्ट फ्रेंड, इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान, माय फेवरेट पर्सन, इसने मुस्कुराते हुए बताया था। इसके लहजे में मूसा की लिज़्ज़त और मोहब्बत थी। मुझे मिलना इनसे, इसने इनकी तरफ देखते हुए कहा तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस एल्बम में इनकी तस्वीरें। इसने एल्बम की तरफ इशारा करते तस्वीर का अगला सफ़ा पलटा। लो जी, एक और तस्वीर आ गई आपकी नंगी। मायरा ने हंसते हुए से बताया, जिस पर इसने फिर से घूर कर देखा। क्या अम्मा, 6-7 महीनों के बच्चे की कोई नंगी तस्वीरें खींचता? वो तस्वीर देखने लगा जब अचानक मायरा इसके कान के करीब झुकते हुए कुछ बोली। पहले तो इसने घूर कर इसे देखा, फिर इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि सदफिया मंजर देखते हुए तजस्सुस में पड़ गई कि आखिर मायरा ने इसके कान में ऐसा क्या बोला था। बदर खान, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम्हें मैंने ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती की। इस बेचारी ने इतनी मुश्किल से सारी बातें बताई थी और तुमने क्या कर दिया? सारी बातें अपने भाई को बताने की ज़रूरत ही क्या थी? वो आया था मुझे धमकियाँ देने के लिए कि मुझे कह रहा था कि मुझे सारी बातें तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी। मैंने गलती की, अब ज़ैनब का घर टूट जाएगा और पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन इसे कौन समझाए कि ज़ैनब का घर तो कभी बना ही नहीं। वो कभी भी इरफान से मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे मोहब्बत करती है। ना जाने कैसे किस अजियत से वो इरफान के साथ ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से वो इब्राहिम के साथ गुजारी, मैं इब्राहिम के साथ गुजारी हूँ। तुम्हारा भाई खुद तो अपनी मनपसंद बीवी के साथ अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे, लेकिन तुम्हारी खुशियों की से कोई फ़िक्र नहीं है। बल्कि तुम्हारी खुशियों की से फ़िक्र होगी क्यों आखिर? तुम कौन से इसके सगे भाई हो? सौतेले रिश्ते कभी अपने होते हुए हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ताल्लुक़ इस दौलत के लिए निभा रहा है जिसके तुम हिस्सेदार हो। इस जायदाद के लिए वो तुम्हें अपने साथ लेकर घूम रहा है। जिस दिन इसे तुम्हारे हिस्से की जायदाद मिल गई ना, तुम देखना भी पसंद नहीं करेगा तुम्हें। और ऐसे में वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ ला कर दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वो तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छीन लेगा। तुम मूसा खान को अपना भाई समझकर अपने मसले से शेयर कर दो, लेकिन हकीकत तो ये कि वो तुम्हारा भाई है ही नहीं। वो सिर्फ तब तक ये ताल्लुक़ निभा रहा है जब तक तुम इस जायदाद के हिस्सेदार हो। ये तो तुम भी जानते हो और बाकी सब भी कि तुम इस कंपनी में सिर्फ नाम के हिस्सेदार हो। सारा काम मूसा करता है। इस कंपनी को वो संभाला है, तुम्हारे शेयर्स वो देखते हैं। तुम्हें तो वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए ऑफिस में बुलाता है ताकि तुम्हारा नाम इस कंपनी पर लगा रहे। सच तो ये कि वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। बहुत जल्द सब कुछ अपने नाम करवा देगा। ना तो तुम्हें कभी ज़ैनब मिलेगी और ना ही कभी ये जायदाद। सारी ज़िंदगी के लिए तरसते रह जाओगे तुम, अपनी मोहब्बत के लिए भी और अपनी विरासत के लिए भी। वो इसे देखते हुए बोली। इसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जिस तरह बदर खान तड़पा, वो समझ गई कि इसकी बातों में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लाख दिलानत बदर खान ते भी थे, लाख दिलानत दे देते भी। इसने ज़िंदगी में बहुत बेवकूफ़ मर्द देखे थे, लेकिन बदर खान सबसे अलग था। अले अले, पाला बेबी नंगा बैठा हुआ था। शम्मो आ गई मेरे बेबी को। वैसे बचपन में आप किसी फैशन मॉडल से कम नहीं। वो कमरे में दाखिल हुई तो वारिक लैपटॉप पर लगा अपने काम में मसरूफ़ था। इसके देखते इसके पास आती, इसके दोनों गालों का खींचते बड़े क्यूट अंदाज में बोली। हाँ, क्या है ना, मेरी बीवी को देखनी था मेरी तस्वीरें, इसलिए स्पेशली बनवाई थी पोज बनाकर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इन तस्वीरों में तुम्हें हॉट नज़र आऊँगा। इसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। वारिक, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, इसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। लेकिन मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें वो छोटा सा बच्चा टब में बैठा हुआ हॉट नज़र आ रहा था, तो इतना बड़ा शौहर कैसा लगता है? वो इसे अपने बेहद करीब करते हुए सवाल करने लगा। थोड़ी देर पहले बाहर बैठे इसने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था कि इस बाथ टब में बैठे बहुत हॉट लग रही हो, पानी में आग ना लगा देना। और वो अपनी कई बातों पर पछता रही थी। वो कहाँ जानती थी कि इसकी बात को बाद में इस अंदाज में लेगा। वो जानती थी कि सबके सामने तो कुछ भी नहीं बोलने वाला, लेकिन बाद में बेडरूम में आकर उस बात का इंतकाम लेगा, इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। वो तुम्हें मजाक कर रही थी, वारिक ने इसे समझाना चाहा। लेकिन मैं तो मजाक नहीं करा, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारा शौहर कितना हॉट लगता है। इसकी कमर में हाथ सख्ती से हमाइल करता हुआ इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। मेरे ख्याल में आप कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, इसने जैसे इसे याद दिलाना चाहा। लेकिन वारिक को जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वो तो इसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लमस छोड़ने लगा। वो इसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद करते इसके होश ठिकाने लगाने लगा जब अचानक दरवाज़ा खोलकर सदफ अंदर दाखिल हुई।
सदफ़ क्या बदतमीज़ी है, इस तरह बिना दस्तक तुम हमारे कमरे में कैसे आ गई। वो अगले लम्हे से खुद से दूर करते सदफ़ पर ठाड़ा। इसकी हरकतें से सख्त नागवार गुजरी, जबकि सदफ़ भी शर्मिंदा हो गई। वो मैं ये बताने आई थी कि खाना लग गया, आप लोग आकर खा लें। वो आंखों में गुस्सा लिए मायरा को देखकर बोली, जिसे इसके अंदाज़ में शर्मिंदगी ढूंढने से भी नहीं मिली। हाँ, लेकिन इसकी जलन ने मायरा को अंदर तक पुरसुकून कर दिया। आइंदा आप ये बात बताने के लिए ना आइएगा। वो क्या है ना कि आपको पता ही नहीं है कि दरवाज़ा कमरे के बाहर किस मकसद से लगाया जाता है। आपसे ज़्यादा मैनर्स तो मेरे छोटू का 6 साल का बच्चा बिना दस्तक दिए कमरे के अंदर नहीं दाखिल होता। लेकिन आप इतनी बड़ी हो गई, आपको किसी ने इतनी तमीज़ नहीं सिखाई। मायरा बस ख़त्म करो इस बात को, सदफ़ जाओ यहाँ से। वो सदफ़ से कहता मायरा को टोक गया, जबकि मायरा को इसका टोकना बहुत बुरा लगा। इसीलिए से नज़रअंदाज करती हुई वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि बल्कि बाद में कमरे से ही निकल गई। साइना उम्मीद लगा कर बैठी थी कि बदर की तरफ से किसी धमाके की, लेकिन अब यहाँ से जो खबर मिली इसने इसे झटका दे दिया था। बदर अपने दोस्तों में लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने दोस्त का सर गुस्से में शीशा मार चुका था, जिसकी वजह से इसके दोस्त को काफ़ी अंदरूनी चोट लगी। वो कोमा में चला गया, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेल में था और इसका छूटना आसान हरगिज़ नहीं था। इसकी गवाही बहुत सारे लोगों ने दी थी। इसके गुस्से की वजह से होटल वालों को बहुत नुकसान हुआ था, जिस पर होटल वालों ने भी इस पर केस करवा दी। इसका छूटना 2 साल तक नामुमकिन हो गया था। जबकि ज़ायना मज़ीद 2 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का नहीं सोच सकती थी। इसे बदर पर गुस्सा आ रहा था, जो इसका सारा काम ख़राब करता जा रहा था। इसने बहुत बड़ी गलती की थी। बदर को अपने प्लान में शामिल करके वो बेवकूफ़ हरगिज़ इस काबिल नहीं था कि इसे इन सब चीज़ों में शामिल किया जा सके। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतनी मुश्किल से इसने बदर खान को इस बात का यकीन दिलाया कि ज़ायनब इससे मोहब्बत करती है और इसे शादी भी करना चाहती है और जल्द से जल्द इरफान से तलाक लेकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। लेकिन बदर ने अपने गुस्से में बहुत बुरा किया और मुझसे इसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन केस बड़ा हो जाने की वजह से वो सारी कोशिश थरी की थरी रह गई। इसे 2 साल की सज़ा हो चुकी थी और 2 साल से पहले वो जेल से निकल नहीं सकता था। वो आज सुबह से किचन में लगी हुई थी। आज संडे था और ताशफिन उठते अपने काम के लिए चला गया था। इसे बता कर गया कि दिन का खाना घर पर ही खाएगा, इसके साथ इसकी बॉस भी होंगी। इसने बहुत मेहनत से इसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे ताकि इसे सब कुछ पसंद आए। पता नहीं इसकी बॉस किस तरह की होगी, इसे किस तरह के खाने पसंद थे, लेकिन इसने अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश की थी और इसे पूरा यकीन था कि सब कुछ पसंद भी आएगा। जबकि ताशफिन कहकर गया था कि बिल्कुल रिलैक्स रहो, क्योंकि मेरी बॉस को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आए या ना आए, तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ के खानों का दीवाना है और अगर इसकी बॉस ने इसके हाथ का बना खाना ना खाया तो वो खुद सब कुछ खा लेगा। इसकी इस बात ने इसे काफ़ी हद तक पुरसुकून कर दिया, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आखिर वो पहली दफ़ा इनके घर आ रही थी, आहो झटका लेने वास्ते, बल्कि सरप्राइज्ड होने वास्ते। ये है तुम्हारा फ्लैट। वो लिफ्ट से निकलते हुए दरवाजे को देख रही थी। ताशफिन ने मुस्कुराकर दरवाजे पर दस्तक देते हाँ मैं सरला, मैं तुम्हारी कज़न से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा जब दरवाज़ा खुल गया। कोई नहीं, थोड़ी देर तक सारी एक्साइटमेंट लग जाएगी। ये रही आपकी एक्साइटमेंट, मेरा मतलब है तनाविश। इसने मुस्कुराते हुए तनाविश की तरफ इशारा किया, जिसने सर से पैर तक इसको देखा और फिर आगे बढ़ते हुए इससे मिलने लगी। वाइट जीन्स के साथ रेड बिना आस्तीन की शर्ट में कोई मॉडल लग रही थी। ताशफिन तो कह रहे थे ये उम्र में इससे बड़ी है, लेकिन वो तो बहुत यंग लग रही थी, बिल्कुल इसकी माँ की तरह। तनाविश, ये मेरी बॉस नहीं, बॉस आप ऑफिस में, ये मेरी दोस्त है मिस रोज जैक्सन, और ये मेरी बॉस कम और दोस्त ज़्यादा है। इसने मुस्कुराते हुए से कहा था। अब यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? वो इस अंदर चलने का इशारा करता, जबकि वो तनाविश को देखी जो दिखने में बहुत मासूम और स्वीट सी लग रही थी। जान खाना लगा दो, इन्हें वापस जाना है। इसने जैसे अंदर कदम रखा ताशफिन ने उर्दू में इससे कहा, जिस पर वह हाँ में सर हिलाकर जाने लगी। तुम्हारी कज़न बहुत खूबसूरत है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस छोटी सी लड़की ने इतना खाना बनाया। ये हर काम में माहिर है, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। ओह चंगा, पहले गिफ्ट दे देता, हाले चटका लग गया नहीं, ये दसना नहीं। वो खाने के दौरान अपने पास रखा तोहफा इसे पकड़ाने लगी, साथ में चॉकलेट का डिब्बा भी था। इसने हैरानगी से ताशफिन को देखा, जिसने मुस्कुरा कर इसे लेने का इशारा किया। इसका शुक्रिया अदा करते इसके गिफ्ट को कबूल कर चुकी थी। इस घर में और कौन कौन रहता है और तुम्हारी मदद किधर है? वो इसे मज़ीद सवाल जवाब करने लगी। घर में और कोई भी नहीं रहता, मेरी मदर अपने सेकंड हस्बैंड और बच्चों के साथ है, जबकि मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए तनाविश के कंधे पर हाथ रखा, जबकि सामने खड़ी औरत को ये बात कोई मजाक ही लगी थी। इसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन मुस्कुराहट थी, शायद इसके साथ मजाक कर रहा था। वाइफ मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, वो इसे देखते हुए बोली। समझ आइएगा, सारा कुछ समझ आएगा। हाँ सच में ये बात काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग यकीन ही नहीं करते कि तनाविश मेरी बीवी है। ये कोई बिल्कुल छोटी बच्ची बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझसे सिर्फ 6 साल छोटी है और ये सच है कि प्यारी सी लड़की मेरी बीवी है। इसी ने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दी, इसके होने से मैं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है इसे बनाया ही मेरे लिए गया, ये सिर्फ मेरी है। वो अपने जिस बात का इजहार करता है इसे अपनी बाहों में भरते इसकी गाल पर अपने लब रख चुका था, लेकिन जबकि इसकी इस हरकत ने तनाविश को इसे घूरने पर मजबूर कर दिया। जबकि रोज़ पर तो जैसे इस घर की छत आ गिरी थी और इसे देख रही थी। इसकी किसी बात पर यकीन करना इसके बस में नहीं था, लेकिन इस लड़की की झुकी हुई निगाह, ताशफिन का वालिहाना अंदाज, सब कुछ इस पर वाज़ा करके रोज़ ने तो चंगा झटका लगा। तुम मजाक कर रहे हो तई, तुम शादी? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही थी सिर्फ वही समझ सकती थी। मैं जानता था कि ये बात आपके लिए एक सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़ साबित होने वाली, इसलिए तो मैंने आपको आज तक ये बात नहीं बताई। जब आपको पता चलेगा तो आप ऐसे हैरान हो जाओगी। हाँ मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी छोटू सी वाइफ ही। वो तनाविश को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते बोला, जो खामखा इसके अंदाज पर शर्मिंदा हुए जा रही थी।
लेकिन आप इसे मासूम बिल्कुल भी मत समझेगा, ये बिल्कुल मासूम नहीं है, मुझे बहुत तंग करती है। उसके गालों को खींचते हुए अपनी धुन में बोले जा रहा था जबकि तनाविश से घूर रही थी। और सामने बैठी औरत की तो जैसे दुनिया लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। वो बेयकीनी से देख रही थी जैसे इसके सामने से मंजर हट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और इसका तइश इसका होगा। इसे लग रहा था कि वो कोई प्रैंक कर रहा है, इसके साथ कोई मजाक कर रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो इसके जज्बात को अब तक नहीं समझ पाया? वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि इसके जज्बों की आंच तक ना पहुंची हो? वो सब समझता था, इसकी नज़रों का मफहूम, इसके जज्बात की गहराइयाँ, हर चीज़ से वाकिफ़ था। तो कैसे इसका दिल इस तरह से चीर सकता था? नहीं, ये सब कुछ छूट था, ऐसा नहीं हो सकता। वो अचानक उठकर खड़ी होगी जबकि वो तनाविश के साथ बातों में लगा। इसके अचानक उठने पर इसे देखने लगा। मुझे वापस जाना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकूँगी, मुझे चलना चाहिए, वापस आने की कोशिश करूँगी। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर तईश, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत प्यारी है। मेरे ख्याल में इसकी शादी बहुत जल्दी कर देगी, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन थे। वो कोशिश के बावजूद भी मुस्कुरा नहीं सकी। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हमारी फैमिली को हमारी शादी की इतनी जल्दी थी कि हमारी शादी बचपन में करवा देगी। खैर, ये सारी बातें मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। हमारी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ कर आता हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इसे कहने लगा। वो चाहती थी कि वो इसके साथ इसे इसके घर तक छोड़ कर आए, लेकिन इसने सिर्फ नीचे तक ही छोड़ कर आने की ऑफ़र की थी। शायद वो जल्दी से जल्दी अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहता था। वो हाँ में सर लाती तनाविश से मिले बगैर ही घर से निकल गई। इसका दिल कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। वो यहाँ इतनी खुशबाश आई थी, लेकिन यहाँ से जाते हुए मुकम्मल हार चुकी थी। वो शिद्दत से दुआ मांग रही थी, काश वो यहाँ आई ना होती। नीचे तक वो बस इसकी तरफ से हंसकर इस बात की वो मजाक का नाम देने का इंतजार करती रही, लेकिन वो लम्हा नहीं आया। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते से गाड़ी में बिठाकर हाथ हिलाते हुए वापस ऊपर की तरफ जा चुका था और वो कितनी देर वहीं रुकी से देखती रही। इसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वो बदर खान से मिलने इसकी जेल जा सकती। बदर खान को शहर की जेल से शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि इसे वक्त पर जेल से ना निकलवा पाने की वजह से वो काफ़ी जज्बाती हो गया था। वह अंदर कैदियों को मारने पीटने लगा था। इसीलिए इसे फ़िलहाल यहाँ से दूसरी जेल रवाना कर दिया गया ताकि वो वहाँ के हलकारी से काबू में कर सके। और सुनने में यही आया था कि वहाँ के हलकारों ने इसकी सारी अकड़ निकाल दी थी। मूसा बहुत परेशान था, अपने भाई को जेल से नहीं निकलवा पाया। इसने हरकतें ऐसी की थी, अपने दोस्तों से पता नहीं कौन सी बात पर इसने लड़ाई झगड़ा किया और फिर अपने दोस्त का सर इसने शीशे की टेबल पर दे मारा, जिसकी वजह से इसका दोस्त कोमा में चला गया। मूसा ने इससे कहा कि वो इसके घर वालों से माफ़ी मांग कर इस केस को बाहर ही ख़त्म कर दे, लेकिन बदर खान ने अपनी गर्दन झुकने नहीं दी। इसने इसके घर वालों से माफ़ी नहीं मांगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, बल्कि इस पर केस पे अच्छा खासा बड़ा बनवा दिया था। तेरे वगैरह में और जलील होना चाहिए था से बात अदालत तक जा पहुंची थी, जिसकी वजह से उस वक्त जेल में था। और यहाँ जायना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकती थी और ना ही इब्राहिम से वजह जाने बिना किसी दूसरे शहर जाने देता। वो तो इसके घर से निकलने पर भी इसे बहुत बातें सुनाता था। पार्लर वाले बहाने पर तो वो इसे भी कह चुका था कि पार्लर वो अकेली ना जाया करे, कि बल्कि घर में से किसी औरत को अपने साथ लेकर जाया करे। इसके पास बस यही बहाना था वो पार्लर जाती, वरना शायद इब्राहिम इसे वहाँ भी ना जाने देता। वो औरतों के अकेले घर से निकलने के हक में नहीं था। हालांकि वो शॉपिंग पर इसे अपने साथ लेकर जाता था। वो दिन के लिए घर से गायब तो हरगिज़ नहीं हो सकती थी, वरना इसके लिए बड़ा मसला बन जाता और जो प्लानिंग इसने कर रखी थी वो धरी की धरी रह जाती। लेकिन बदर खान का इंतज़ार करना भी इसके लिए बेहद मुश्किल था। वो घर जाने की बजाय सीधी क्लब में आई और इस वक्त वहाँ बैठी हराम मशरूब अपने अंदर उतार रही थी। इसका दिल पूरी तरह से टूटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मंजिल के बहुत करीब आकर खाली हाथ लौट आई हो। ऐसा नहीं था कि इसने ताशफन से पहले अपने जज्बात का इजहार किसी से नहीं किया था। वो एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। वो ऐसे माशरे में पली बड़ी थी जहाँ इस सब बातों की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ एक लड़की न जाने कितने लड़कों के साथ मोहब्बत का दावा करती है और इसके साथ अपना वक्त गुजारती है। इसके भी बहुत सारे लड़कों के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन ताशफन में पहला मर्द था जिससे मोहब्बत कर बैठी थी। हाँ, वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। इसने जब पहली दफ़ा अपने दोस्त के ऑफिस में से एक आम सी नौकरी करते देखा तो उसे इतना अच्छा लगा कि इसने अपने नेक्स्ट ब्रांड का फेस बनाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके इनकार ने इसकी अना पर ज़रब लगाई। कोई इसे ऐसे कैसे इनकार कर सकता था? इस सोच के साथ वो इसके पीछे पड़ गई। इसके हर बार इनकार ने जैसे इसकी ज़िद को बढ़ा दिया था। वो इसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हो चुकी थी और ये तो कुछ भी नहीं था। अगर इसके साथ काम करने के लिए इसे इससे भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती तो पीछे नहीं हटती। इसने अपना असूल तोड़ा था सिर्फ और सिर्फ ताशफन के लिए। और इतने वक्त में इसके इतने करीब हो गया कि इससे मोहब्बत कर बैठी, इसे चाहने लगी थी। इसके लिए ताशफन बहुत अहम हो गया था। इसने सोच लिया था वो इसे अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ शामिल करेगी बल्कि इसके साथ शादी करेगी। वो इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुकी थी, लेकिन आज इसके ख्वाबों पर पानी फिर गया था। ताशफन ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि इस लड़की को कितनी मोहब्बत से देख रहा था। इसकी आंखों से छलकता बेशुमार प्यार इसे बता गया कि वो छोटी सी लड़की ताशफन के लिए कितनी ख़ास है। शायद वो कभी ज़िंदगी में इसकी इतनी त्वचा हासिल ना कर पाती। वो ताशफन को याद करते मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि इस वक्त इसके पास ये सोचने का भी होश नहीं था कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिसे पहचानते हैं, जिसके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। वो समझ चुकी थी कि बदर खान के बिना इसका काम नहीं हो सकता। बदर खान का जल्दी जेल से निकलना मुमकिन नहीं है। इसलिए फ़िलहाल इस मामले को यहीं ख़त्म करने का फ़ैसला कर इब्राहिम के साथ नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। इब्राहिम पहले तो इसके अचानक बदलने पर काफ़ी परेशान हुआ, फिर इसे ताशफन का ख्याल रखते देखकर खुश हो गया। दर लानत इद्दा दी औरत लानत। इसे भला और क्या चाहिए था? इसकी बीवी इसके बच्चे का ख्याल रख रही थी, इस पर गौर कर रही थी, अपने घर को देख रही थी। इसके अचानक बदलने पर सब लोग ही हैरान परेशान थे, जबकि फ़हीम की बीवी के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन इब्राहिम की बीवी से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो खुद ज़रा सख्त मजाज की थी। वो अपने असूलों के खिलाफ कोई बात नहीं पसंद करती थी। घर पर इसी की हुकूमत चलती थी क्योंकि वो इस घर की सबसे बड़ी बहू थी और फिर वारिक और ताशफन की तरबियत का सारा जिम्मा इसी ने उठा रखा था।
ताशफिन अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ना ही इसके पास जाता था। इसको तो हर वक्त अपनी ताइम्मी की गोदी अच्छी लगती थी। वो अगर कहीं बाई मोहल्ले में जाती तो भी ताशफिन इसका हाथ थाम कर इसके साथ ही निकल जाता। वो जहाँ चाहती ताशफिन इसके साथ साथ ही रहता। और ये बात आयना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बात का जिक्र इसने इब्राहिम के सामने भी कर दिया, जिस पर इब्राहिम ने कह दिया इसकी ताशफिन भाभी के साथ ज़्यादा अटैच है, और वैसे भी भाभी इसका ख्याल तुमसे ज़्यादा बेहतर रखती है। और जिस तरह से ताशफिन की तबीयत है, वो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि तुम्हें ताशफिन के साथ टाइम गुजार कर इसे अपनी तरफ करने की कोशिश करो। वो छोटा बच्चा भी, इसकी उम्र ही कैसे सिर्फ 5 साल। तुम माँ हो इसकी, अगर चाहो तो अपने बच्चे की अपनी तरफ मतवजा कर सकती हो। तुमने कभी इसे अहमियत नहीं दी, कभी इसे ममता का एहसास नहीं दिलाया, इसलिए वो तुम्हारे करीब नहीं आता। वो जब भी तुम्हारे पास आता तो तुम इसे झटक देती थी, इसलिए से तुम्हारी आदत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी बात सुनने के बाद वो कोशिश करने लगी कि ताशफिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजरे। अगर बड़ी भाभी कहीं बाहर जाती भी तो वो ताशफिन को इसके साथ नहीं भेजती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे कमरे में रखती ताकि इसे अपनी माँ की आदत हो जाए, क्योंकि इसे किसी भी तरह से ताशफिन को अपने साथ रखना था ताकि अपनी प्लानिंग में कामयाब हो सके। आखिर तलाक के बाद इसे अपना बच्चा अपने पास रखना था, तभी तो अपने वालिदैन की जायदाद से कुछ ले पाती। अल्लाह खुलाना तेरी ज़िंदगी थी। और जहाँ तक दानियान की बात थी तो ज़ैनब अपना बच्चा खुद संभाल सकती थी, क्योंकि इरफान से शादी के बाद अपनी सौतन के बच्चे तो पालने से रही। हाँ, लेकिन अपने बच्चे का वो कुछ ना कुछ कर लेती। उठो मायरा, लाओ फाइल दो मुझे, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वो सुबह सुबह इसके सर पर सवारी से जगाने की कोशिश कर रहा था। ना करे खड़ूस मुच्छड़ प्लस जालिम जाबिर शौहर, मुझे सोने दे। अब सारी रात मुझे सोने नहीं देते, कम से कम सुबह तो सोने दिया करें। वो करवट बदलते हुए बोली। जाने मन मैं रोमांटिक मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। उठो, मुझे मेरी फ़ाइल दो, मुझे ज़रूर मीटिंग पर जाना है। वो इसका बाजू थामते हुए इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। आपकी अलमारी के लॉकर में पड़ी, निकाल कर ले जाओ, मुझे तंग मत कीजिएगा। वो दूर हटकर फिर से सोने लगी, जबकि इसके बताने के मुताबिक लॉकर से फ़ाइल निकालने का इसकी चारों फाइल्स को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा था। क्या बात है बीवी, तुमने दिल खुश कर दिया। इतने अच्छे से सेव करके रखी हुई थी कि तुम पर प्यार आने लगा। वह बेड के पास आते हुए इससे कहने लगा, जिस पर इसने अचानक आंखें खोल कर इससे घूरा। इसकी आंखें रत जगह की वजह से सुर्ख हो रही थी। फिर अगले लम्हे इसने ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर खुद को इससे छुपा लिया था। तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे छुपकर तुम मुझसे दूर भाग सकती हो? वो एक लम्हे में इसे ब्लैंकेट समेत अपनी तरफ खींच चुका था। मुच्छड़, मुझे नींद आ रही है, अगर आपने मुझे तंग किया ना, मैं आपकी मूछें काट दूंगी। वो धमकी देते हुए बोली, लेकिन इसकी धमकी को सुन ही कौन रहा था। इसका रोमांटिक मूड ऑन हो गया था, और अब इसकी तू तो मैं सुनने के मूड में नहीं था, और ना ही इसकी घूरियाँ बर्दाश्त करने के। इसका चेहरा थामते हुए इसे अपनी बाहों में खींचता इसकी लबों की नरमाहट को महसूस करने लगा, और थोड़ी देर में इसकी लबों पर अपनी शिद्दत उठाता हुआ मदहोश होने लगा था। वो भूल चुका था वो इसे जगा रहा था। इस वक्त इसे देख कर इसकी तलब से आग उठी थी, जिस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। तंग मत करो, इसकी खींचतानी से तंग आकर इसने इस लम्हे के लिए इसके लबों को आज़ाद करते हुए इसे घूर कर कहा, और फिर इसके हाथ पैर रुकते हुए वो फिर से इसके लबों पर बड़ी शिद्दत से झुक गया। इस चीज़ के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी, जबकि वो तो इसके लबों के लमस पे ऐसा मदहोश होने लगा जैसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। जब इसकी जेब में पड़ा इसका फ़ोन बजने लगा, मायरा की सांस में सांस आई, जबकि मायरा इसे धक्का देती वॉशरूम में भागी, क्योंकि इसकी नींद का तो वैसे भी बेड़ा गर्क कर चुका था। इसके जाने पर बदमज़ा होते हुए फ़ोन को घूर कर उठाने लगा। क्या मसला है, किसको मौत पड़ी हुई है जो मुझे सुबह सुबह फ़ोन कर रहे हो? तुम इतनी अक्ल नहीं कि शादीशुदा बंदे सुबह सुबह फ़ोन उठाने के मूड में हरगिज़ नहीं होता। वो बहुत गुस्से से बोला था। आई एम रियली सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको आपकी मीटिंग के बारे में बताना चाहता था। और सर दरअसल मैं कवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता शादीशुदा लोगों की क्या रूटीन होती है, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। ओए होए। दूसरी तरफ से इसका सेक्रेटरी काफ़ी शर्मिंदगी से बोला, हाँ तुम्हारी शादी करवाता मैं, ताकि कम से कम तुम सुबह मुझे फ़ोन करना तो बंद करो। अच्छे खासे मूड का बिरा कर दिया। बोलो क्यों फ़ोन किया मुझे? वो अब काम की बात पर है। सर आपकी मीटिंग शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ऑफिस पहुंचना होगा, इसने फ़ौरन से बताया। हाँ ठीक है, मैं तकरीबन 20 मिनट में तुम तक पहुंचता हूँ, इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ देखा। मायरा वैसे ही इसके हाथ नहीं आने वाली थी, तो बेहतर था जाकर अपनी मीटिंग अटेंड कर लेता। बाहर निकल आओ जाने, मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हारी सौतन के पास, तुम तो वैसे भी पास नहीं आने देती, इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा था। सौतन के पास क्या मतलब है, आप किसके पास जा रहे हैं? वो अगले लम्हे दरवाज़ा खोलते इसके सर पर सवार हुई। ऑफिस जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, पागल लड़की, वापस आकर करता हूँ तुमसे दो हाथ। वैसे ही तो तुमने नया तरीका पकड़ा ना मुझसे भागकर वॉशरूम में बंद होने का, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे दरवाज़ा तोड़ना भी आता है और यहाँ से उतार कर हमेशा के लिए गायब करना भी आता है। अपनी बीवी के नखरे में उठा सकता हूँ, लेकिन इस तरह की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइंदा कोशिश करना कि तुम मुझसे भागकर ये वॉशरूम में पना लेना छोड़ दो। मैं इसके लबों पर झुकते हुए शिद्दत से भरपूर बूसा देता चाहते चाहते इसे वार्न कर गया, जबकि इसकी मूंछों की जुबान पर एक बार फिर से अपने होंठों को रगड़ कर रह गई। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बेटे की मंगनी हरगिज़ फ़हीम की बेटी के साथ नहीं करूँगी। पहले आपकी एक भाभी कम है मेरी ज़िंदगी साफ करने के लिए, मेरा बच्चा इसकी वजह से मेरी तरफ नहीं देखता, और आप अपने छोटे भाई की बेटी से मेरी बेटे की शादी करने के ख्वाब से जा रहे हैं। अपना आप कंट्रोल करो जाए ना। अगर तुम्हें ये गलत फहमी कि मैं मेरी भाभियों की वजह से तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं आता, तो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी और कुछ भी नहीं। और फिलहाल तो मैं सिर्फ ताशफिन और तनाविश की मंगनी कर रहा हूँ। तनाविश थोड़ी बड़ी हो जाए तो मैं इनके निकाह के बारे में भी सोचूंगा। हमारे ख़ानदान की पहली बच्ची है तनाविश, और मेरी यही ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और इंशाल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। इस मामले में तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिस तरीके से तुम ताशफिन का ख्याल रखते हो ना, इस हिसाब से कम मैं फजूल में कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं दूँगा।
वो कहकर कमरे से निकल गया, जबकि वो हाथ पे हाथ मार के रह गई। अगर ये बचपन के रिश्ते तय हो गए तो कभी नहीं टूटेंगे, ये तो वो समझ ही गई थी। इन बचपन के रिश्तों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला नहीं कर पाई। और अब जिस अंदाज में इब्राहिम ने कहा वो तनाविश और ताशफिन का निकाह कर देगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो कैसे ताशफिन को यहाँ से लेकर जा पाएगी। इसे कैसे भी ताशफिन को इसकी ताइमी से दूर करना था। अगर वो ताशफिन को खुद से अटैच नहीं कर पाई तो कैसे ताशफिन के बाप को सारी दुनिया के सामने गलत साबित कर पाएगी। वो इस खानदान में आकर बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। अब इसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। अपने माँ बाप की दौलत की खातिर बहुत बुरी फंसी थी। कल ही से पता चला कि बदर खान जेल से आज़ाद हो चुका है, लेकिन वो अब तक इस शहर में नहीं आया, वरना वो इससे मिलने का ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। इसकी ज़िंदगी के 7 साल इब्राहिम के साथ बर्बाद हो चुके थे और मज़ीद अपनी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ना ही इसे मज़ीद ड्रामे होते, तो एक बार फिर से ताशफिन को इग्नोर करने लगी। और इब्राहिम के साथ भी जैसे पहले जैसा रवैया बरकरार रखे हुई थी, वो ये ड्रामेबाजी मज़ीद नहीं कर सकती थी। अभी इसे इस ड्रामे का एंड चाहिए था। वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, यहाँ इसका कोई फ्यूचर नहीं था। जा मारे जाकर, तेरा फ्यूचर कब्र है। शुक्रिया, फ़ाइल गुम नहीं हुई। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। इस दफ़ा हमारे जो भी अहम प्रोजेक्ट्स थे सबकी तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र है आज ऐसा नहीं हुआ। वो जैसे मीटिंग ख़त्म करके बाहर आए, बाबा ने पुरसकून से अंदाज में इससे कहा। वो भी मुस्कुरा दिया। बस बाबा, शुक्र है खुदा का, मीटिंग हो गई, प्रोजेक्ट भी हमें मिल गया और अब इंशाल्लाह आगे कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल पुरसकून हो जाए। इस महीने जो आगे जो 3 अहम मीटिंग आने वाली, इनका भी काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और जो अहम 3 फाइल्स हैं वो मैंने मायरा को संभालने के लिए दी हुई है और मायरा बहुत ख्याल रख रही है। आप इसे लेकर बिल्कुल परेशानी ना करें। तुमने मायरा को फाइल दी है संभालने के लिए? बाबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिस पर इसने अपने कहके को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। जी, इससे बेहतर और कौन ख्याल रख सकता है इन फाइल्स का। ये तो चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कहा था, इस बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बाबा को अचानक ही कुछ और याद आया था, जबकि वो मुस्कुरा दिया। बाबा, इस बारे में कुछ पता चलना इतना ज़रूरी नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी इतनी हमें मिल चुकी है और आप इस मामले में बिल्कुल भी परेशानी ना करें। ये सारा मसला मैं हल कर चुका हूँ और बदर खान चाहकर भी हमें इस मामले में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन मैंने सुना कि बदर खान आजकल न्यूयॉर्क चला गया, इसी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। पता लगाओ बारीक, क्या बदर खान का ताशफिन के साथ क्या किसी भी तरह का कोई राब्ता है? अगर है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जी बाबा, मैं पता लगवाता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता जितनी नफरत बदर खान आपसे करता, आपको लगता है कि वो आपके औलाद से कोई ताल्लुक़ रखेगा? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, और अगर है भी तो हम ताशफिन से ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अपनी माँ से सीधे मुँह बात नहीं करता, तो आपको लगता है कि बदर खान से कोई ताल्लुक़ रखेगा जिसके साथ कभी ना कभी आपका ताल्लुक़ रहा हो? लगता तो नहीं बारीक, लेकिन फिर भी बदर खान को अगर पता चल गया कि मेरा और ताशफिन का ताल्लुक ठीक नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो ताशफिन से मिलने की फिर से बात करने की कोशिश नहीं करेगा। बाबा, बदर खान जज्बाती है, लेकिन इसको इतना तो पता है कि आप ताशफिन से बिल्कुल बेखबर नहीं है। मुझे यकीन है कि वो कभी भी ताशफिन से रब्ता करने की कोशिश नहीं करेगा, और वैसे भी वो आपका ताशफिन के निजी मालूमात के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मामलात के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो, मेरे और ताशफिन के किसी भी मसले के बारे में से कुछ भी नहीं पता, और ना ही हमें से कुछ बताएंगे। लेकिन तुम फिर भी अपने इस आदमी को कह दो कि वो ताशफिन पर नज़र रखे। अगर बदर खान इससे मिलने की कोशिश करता है या बदर खान से इससे रब्ता कर रखने की कोशिश करता है, वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करे। ठीक है बाबा, मैं अभी से कह देता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आजकल ताशफिन वहीं इस औरत के साथ अपनी किसी फिल्म के काम में लगा हुआ, लेकिन इस सब के दौरान वो 2-3 दफ़ा तनाविश के साथ भी होटलिंग करते नजर आए। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी मुझे रिसीव हुई। उन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ पुरसकून है। माशाल्लाह से हमारी तनाविश बहुत खुश है वहाँ ताशफिन के साथ। इसने मुस्कुराते मैंने खुशखबरी सुनाई तो बाबा भी पुरसकून हो गए थे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह पाक इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ खुश रखे। और ताशफिन किसके साथ काम करे? इसी रोज़ जैक्सन के साथ। बाबा के सवाल पर इसने हाँ में सर लिया, जबकि दोनों ने मज़ीद इस बारे में उनकी बात नहीं की। वो घर वापस आया तो बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे आंख पचोली खेलने में मसरूफ़ थी। इसने जैसे वहाँ पर कदम रखा, अहमद और छोटू का ध्यान खेल से हट गया, जबकि वो इन दोनों को इशारा करते हुए वहाँ से भगाने वाला था। और इसके हाथ से 100 के 2 नोट लेकर वो दोनों ही वहाँ से अगले लम्हे गायब हो चुके थे। अरे ऐसे कैसे मैं तुम लोगों को ढूंढूँ? थोड़ी सी आवाज़ तो करो यार। अच्छा ठीक है, भाग ही जाओ कहीं, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ तो करो। ऐसे तो यार मैं तुम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी। इस तरह से खेल बोर हो रहा है। वो हाथ आगे करते हुए इन लोगों को ढूंढने की कोशिश करती, जब आगे बढ़ते बढ़ते इसने सामने वाले के सीने पर हाथ रखा। अहमद ज़्यादा ऊंचा लंबा नहीं था कि वो ये सोचती कि इसके सामने खड़ा शख्स इसका देवर है। अहमद, तुम इतने ऊंचे कैसे हो गए? वो इसके सीने पर हाथ रखती इसके चेहरे को छूने लगी, और जैसे ही हाथ इसकी होंठों पर आया वो समझ गई कि ये आदमी वही है जिसकी मूँछों से वो दूर भागती है। ओह अहमद छोटो, अगर तुम लोग मुझे यहाँ शेर के मुंह में अकेले छोड़कर गए ना, तो मैं सारी ज़िंदगी तुम दोनों से बात नहीं करूँगी। अपने कमर पर इसके हाथों का लमस महसूस करती वह चिल्लाई थी, तुम बहुत बोलती हो। इसके लबों पर अपने लब रखते इसने अपने लबों को हरकत दी और मायरा की सांसें रुकने लगी। इसने हाथ ऊंचा करके अपनी आंखों से पट्टी खोलनी चाहिए, लेकिन इसके दोनों हाथों को अपने हाथों की कैद में ले गया था। बड़े बेवफा हैं तुम्हारे दोनों देवर। इसे एक झटके से खींचकर अपने करीब करते हुए इसके कान में सरगोशी करते इसके कानों के लोग अपने दांतों में दबा गया। बस इस कर पीछे हटने लगी, जब इसका दुपट्टा गर्दन से पीछे करते इसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों का लमस छोड़ने लगा। हाथ छोड़े ना, इसने बड़ी मासूमियत से कहा। हाथ कैद होने की वजह से वैसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। चोरों को इस तरह से कैद किया जाता है। इसके गालों पर अपने दांत काटते इसने जैसे इसकी किसी गलती की सज़ा सुनाई थी। चोर? कौन चोर? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। घबराहट में वो कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ, चोरी तो तुम। कल रात को मेरे सोने के बाद मेरा फ़ोन चोरी करके तुम
मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं गेम खेल रही थी। इसने फ़ौरन वजाहत दी। हाँ लेकिन चोरी करके मुझसे इजाज़त मांग कर भी तो ले सकती थी ना। इसके लबों पर एक बार फिर से लब रखते इसने हल्की सी हरकत के साथ से कहा, हाँ बिल्कुल, पहले मैं आपको जगाती फिर आपसे पूछती ताकि आप जाकर फिर से मेरी नींद बर्बाद करते। वो अपने हाथ इसके हाथ के हाथ से निकालते हुए अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसके इतने करीब खड़ा था कि दोनों में इंच भर का भी फासला नहीं था। तुम्हें तो नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारी नींद ख़राब कैसे होती जाने मन। उसकी बात पकड़ के, बस हो जाती मेरी नींद ख़राब, और वैसे भी मैं आपके हर उल्टे सीधे सवाल की जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे तंग ना करें। वो अपने आप इसकी बाहों से आज़ाद कराने की कोशिश करते बोली, जवाब दे तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल बड़ा कमीना है। खैर तुमने कल रात मेरे फ़ोन पर किसी को फ़ोन करने की कोशिश की थी। वो पूछ रहा था, बता रहा था, इसे समझ नहीं आया। नहीं, मैं किसे फ़ोन करूँगी बोला। वो कंधे झुकाकर इनकार करके, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से इसके लबों पर अपने शिद्दत से भरपूर बोसा दिया। चलो अब एक कप चाय का बना दो, मुलाजमा वहीं होगी। इससे पहले पूछना कि चाय कैसे बनाते, मज़ीद चाट मसाले वाली चाय मैं नहीं पी सकता। कमरे में ले आना। इसे अपनी बाहों से आज़ाद करते अंदर की तरफ बढ़ के, जबकि मायरा ने गहरा सांस हवा के स्पुर्द किया। उन्होंने ने फ़ोन कर दी सी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? इसने फ़ोन उठाते जोर से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरी जान? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ पर मुलाकात होगी? जहाँ आप कहीं मैं वहीं आ जाऊँगा, बताएं कहाँ मिल सकता हूँ मैं आपसे? वो खुश दिली से बोला था। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ आते हुए याद रखना कुछ लोग हैं जो तुम्हारा पीछा करें, बल्कि तुम्हारे एक एक लम्हे की खबर तुम्हारे बाप तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए आने से पहले अपने चेहरे को ठीक से कवर कर लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मुझसे मिलने आने वाले हो। और कोशिश करना कि तुम अपने बाइक पर यहाँ ना हो। वो लोग तुम्हारे बाइक को पहचानते हैं। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुके थे, जबकि ताशफिन अपने मोबाइल पर आने वाली लोकेशन को चेक करने लग गए। उन्होंने ताशफिन कितने चला, तहमीना ज़ायना नाज से मिलना है मुझे। वो सेक्रेटरी के टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, किससे? सेक्रेटरी से देखते हुए हैरानगी से पूछने लगी। ओह हाँ, मैं तो भूल गया, मिसेज इरफान साहिबा से मिलना मुझे। इनसे जाकर कहें बदर खान है इनसे मिलने के लिए, इनका बहुत पुराना दोस्त हूँ मैं। वो अपने अल्फाज की दुरुस्ती करते हुए बोला तो सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया था। सर अगर आपको इनसे मिलना है तो आपको इनके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो आजकल ऑफिस नहीं आ रही। अगर आप इरफान साहब से मिलना चाहें तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ, वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद है। नहीं, वो आदमी मेरे किसी काम का नहीं, शुक्रिया। मुनफ़ी में सर लाया था, कुछ सोचकर इसे शुक्रिया अदा करता बाहर निकल गया, जबकि सेक्रेटरी कंधे उचकाकर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अंकल? कम से कम हम किसी अच्छी और ढंग की जगह पर भी तो मिल सकते थे ना। वो गाड़ी से बाहर निकलता इस्पेरान से जगह पर पहुँचा था। आज इसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसको इसने रोज़ के साथ अटेंड करना था, लेकिन रोज़ की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज ऑफिस नहीं आ सकी, जिसकी वजह से वो मीटिंग भी नहीं हो सकी। वो सुबह से फारिग बैठा था जब इसे मैसेज आया, लेकिन साथ में ये मैसेज पे आया कि छुप कर आना, लोग तुम पर नज़र रखे हुए। इस बात का अंदाज़ा ताशफिन को पहले से था, इसलिए अपना चेहरा इस बात का अंदाज़ा तो ताशफिन को पहले था, इसलिए अपना चेहरा मास्क और हुड से कवर करते हुए अपने बाइक पर आने के बजाय अपने कोलीग की गाड़ी पर यहाँ पहुँचा था। बात ही कुछ ऐसी थी ताशफिन कि तुम्हें इस तरह से यहाँ बुलाना पड़ा। तुम्हें पता है पिछले कुछ वक्त से मेरा बिज़नेस कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं चल रहा। ऐसे मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने बिज़नेस पार्टनर के साथ एक दफ़ा फिर से एक प्रोजेक्ट करता हूँ, लेकिन इसके सौतेले बेटे ने मुझे धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दी। इतनी इंसल्ट के बावजूद मैंने सोचा कि मैं इनके साथ एक प्रोजेक्ट करूँगा, जिस पर इस फारिक ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने इसी की फ़ाइल चोरी की है। और एक बार फिर से इसने बहुत बकवास की। न्यूज़पेपर देखो, इस पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने वारिक इफ्राहिम की फ़ाइल चोरी करके इसका काम अपने नाम करने की कोशिश की। हर तरफ मेरी बदनामी हो रही है। बिज़नेस की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे अजीब तरह के फ़ोन करे, शर्म से सर तक नहीं उठा पा रहा मैं। बेगुनाह होते हुए भी ना जाने कितने सालों तक मैं सज़ा काटता रहूँगा। जा मर जाओ कि एड्डे दुखाना मरदा भी नहीं तू। वो इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा इसे अपने दुखड़े सुना रहा था, जबकि ताशफिन बिल्कुल खामोश बैठा था। अंकल, मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं है, वरना शायद मैं आपको कोई मशवरा दे पाता। आपको तो पता है बिज़नेस की दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कंधे उचका आ गया, जबकि बदर खान को भी इसी जवाब की उम्मीद थी। जानता हूँ मैं ताशफिन, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें बताओ, अपना दुख लेकर मैं किसके पास जाऊँ? खैर ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि मायरा की शादी के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा इस पर मैं हक रखता हूँ। इसका खूनी ताल्लुक सिर्फ मेरे साथ है, ऐसे में मुझे इसकी शादी से बेखबर रखा गया। हेलो, खूनी ताल्लुक निकला था। वो इसे देखते हुए पूछ रहा था, जबकि वो हैरानगी से इन्हें सुन रहा था। वो खुद इसके बारे में क्या जानता है? जब वो इनसे कहता, मायरा की शादी? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मायरा तो खुद अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती थी, इसलिए शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई थी। शादी वगैरह के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, और ना ही मायरा ने मुझसे रब्ता किया। वो परेशानी से इन्हें बताने लगा, मैंने मायरा को वहाँ देखा। मैंने इससे बात तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इसके लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था, लेकिन वारिक के साथ इसकी जोड़ी कमाल की लगी मुझे। वारिक के साथ? अंकल, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कब हुआ? ताशफिन, तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख़ानदान के मर्द अपनी बचपन की मांग को कभी भी नहीं छोड़ते? और हकीकत तो यही है कि मायरा वारिक की बचपन की मांग है। और लो ओ जी निक्की नाल मंगनी हुई सी ओ मूसा खान दी कुड़ी। अंकल, मायरा ये सारी बातें नहीं मानती। हकीकत जो भी अंकल, मायरा कभी भी इससे शादी नहीं करना चाहती थी। आपको पता है मायरा बचपन से वारिक से नफरत करती है, और इन लोगों की वजह से इसने अपने वालिदैन को खोया। आप सोच भी कैसे सकते हैं वो कभी इस खानदान में शादी के बारे में सोचेगी? कहीं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? ओ माय गॉड, कितना पागल हूँ मैंने इसके बारे में पता ही नहीं करवाया। अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि मैंने अपनी दोस्त को इग्नोर कर दिया। कैसा दोस्त हूँ मैं? वो अपना सर थाम कर बैठ गया, जबकि बदर खान इसे देख रहा था। वो खुश नहीं थी ताशफिन। इसकी आंखों में शख्स के लिए कितनी नफरत थी तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
मैं अपनी भतीजी को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन इसने इशारे से मना कर दिया। शायद वो किसी को हमारे ताल्लुक़ के बारे में बताना नहीं चाहती, लेकिन वो खुश नहीं थी। भला अपने वालिदैन के कातलों में जाकर वो कैसे खुश रह सकती है? बदर खान अफसोस से बोले। सबके ताशबिन भी कुछ भी नहीं कह पाया। बहुत ही बुरे निकले तुम बदर खान आशिकी में। मैं तुम्हें कोई नंबर भी नहीं दूंगी। मुझे लगा था कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कोई भी हद पार कर जाओगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वहाँ वो तुम्हारी उम्मीद में न जाने कैसे अपनी ज़िंदगी के दिन रात काट रहे हो, यहाँ तुम लोगों से लड़ाई झगड़े करके जेलों के चक्कर काट रहे हो। मैं इसे उम्मीद दिला चुकी थी कि बदर खान इसके लिए कुछ करेगा, लेकिन तुमने तो अपनी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, सिर्फ अपने नहीं बल्कि इसके भी। वो मासूम जो इस उम्मीद पर बैठी थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है उसके लिए कदम उठाएगा। मैंने इसे यकीन दिलाया कि तुम इससे मोहब्बत करते हो, तुम इसके लिए कुछ भी कर जाओगे। लेकिन अफसोस बदर खान, अफसोस, तुम तो बहुत ही नाकाम और जज्बाती इंसान निकले। काश मुझे पहले पता होता इस बारे में। कम से कम ऐसे उम्मीद तो नहीं लगाती, कम से कम ऐसे ये तो नहीं बताती कि ज़ैनब कोई तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। बेचारी दिन रात अपनी ज़िंदगी इस उम्मीद के साथ गुजारी है, तुम आओगे उसे बचाओगे, इसे अनचाहे रिश्ते से निजात दोगे, लेकिन तुम तो खुद जेलों के चक्कर काट रहे हो। लगता है मुझे गलत फहमी होगी कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। नहीं भाभी, ये सच नहीं है, मैं मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब से। मैं अपनी ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? अब कुछ सोचने और करने का वक्त गुजर चुका है। अब दुश्मनों को रास्ते से हटाना होगा। वक्त आ गया कि तुम वो कदम उठाओ जो तुम्हें ज़ैनब को हमेशा के लिए कर दे। अब तुम्हें ज़ैनब और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा कि तुम्हारे सारे दुश्मन खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाए। और याद रखना, दुश्मनों को हटाना आसान नहीं होता, इसलिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते। तो क्या तुम ज़ैनब की मोहब्बत में वो कदम उठाओगे? लाख मैं हर वो काम करूँगा भाभी जो मुझे और ज़ैनब को एक कर दे। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। वो इसे यकीन दिला रहा था, जबकि इसकी दीवानगी देखते ज़ैनब बहुत कुछ सोच चुकी थी। बस ठीक है, तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, मैं सब कुछ प्लान करके तुम्हें बताऊंगी। और याद रखना, अब तुम्हें पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में ज़ैनब को चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में साबित कदम रहना होगा। जी भाभी, ऐसा ही होगा। वो यकीन दिला रहा था, जबकि फ़ोन बंद करते अब अपने अगले प्लान को तरतीब देने लगी। इस वक्त वो इतनी मतलबी हो चुकी थी कि वो इंसान हैवान का फ़र्क भुलाने लगी थी। इसे आज़ादी चाहिए थी। वो इब्राहिम से वो हर ताल्लुक़ ख़त्म करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना चाहती थी। इसे इरफान चाहिए था, और इरफान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, बिल्कुल वैसे जैसे बदर खान ज़ैनब के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोनों ही मार जो तुसी थी। मोहब्बत में इंसान शायद हर सही गलत की पहचान खो देता, बिल्कुल वैसे जैसे बदर खान और ज़ैनब खो चुके थे। एना दी मोहब्बत नहीं है, दोनों दी। आपने आज सोना नहीं है क्या? वो कमरे में आई तो वारिक अब तक ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। वो इतनी देर से छोटू और अहमद के साथ बैठी इसकी पसंद की फ़िल्म देख रही थी, क्योंकि कल संडे था, इन दोनों ने स्कूल नहीं जाना था। और वो अपनी भाभी के साथ फ़िल्म को एंजॉय कर रहे थे। इसे भी फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजर गया था। इसे यही लगा कि वारिक अब तक गहरी नींद में उतर चुका होगा, लेकिन अब तक जाग रहा था। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इसने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। और आप मेरा इंतज़ार क्यों फरमा रहे थे? वो अपना आरामदेह लिबास निकालती इससे पूछने लगी। तुम वजह बहुत पूछती हो। कोई शौहर अपनी बीवी के इंतज़ार में, उसकी कोई वजह होना ज़रूरी नहीं है। वो बात ख़त्म करने लगा। सच में अगर ये हमारी लव मैरिज होती ना, तो मैं आपके इस डायलॉग पर पिघल कर आपके पैरों में गिरती हूँ, कहती सरताज मुझे इतनी चाह देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपने मुझे किडनैप करके मुझसे शादी की ज़बरदस्ती रिश्ता बना, और बला बला बला। यार ये डायलॉग सुनकर मैं पक चुका हूँ। कुछ नए डायलॉग्स लाओ, क्योंकि अब ये डायलॉग तुम पर सूट नहीं करते। अब तुम्हें कुछ नया बोलना चाहिए। क्या है ना, 2 महीने से रटे रटाए 4-5 जुमले सुन सुनकर पकने लगा। वो काफ़ी उकताए हुए लहजे में बोलता बेड से उठकर इसके पीछे रुका और इससे कहने लगा, तो आप बताएं ना क्या डायलॉग बोला करूँ? वो क्या है ना कि मुझे पता नहीं कि ज़बरदस्ती शादी करने के बाद किस तरह के डायलॉग बोला जाते हैं। वो पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी ना, ये मेरी पहली किडनैपिंग वाली शादी है। वो आंखें पटाते हुए इसे अंदाज में बोली कि वारिक के लबों को मुस्कुराहट छू गई। तुम्हें एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, तुम्हें जानकर खुशी होगी। इसकी कमर के गिर्द अपना हाथ लपेटते हुए इसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते इसे सवाल करने लगा, अगर इतनी खुशी होगी तो फिर बता दें। वो एक सफ़ेद और नीले रंग का लिबास अपने हाथों में थामते पूछने लगी। इसकी एक आदत थी, बना तो अपना आप इसकी पनाहों से छुड़ाती थी, ना इसे दूर भागती थी। तुम कमाल की एक्ट्रेस हो यार। वैसे मैं कभी किसी एक्टर से मिला नहीं, लेकिन तुम कमाल हो सच में। तुम अगर फिल्मों में होती ना तो कमाल कर देती। वो दिल से इसकी तारीफ़ कर रहा था। मायरा को ये सब सुनकर सचमुच में अच्छा लग रहा था। क्या बात है जनाब, लेकिन आपने मेरी एक्टिंग के जौहर कब देखे? वो सवाल के बिना नहीं रह सकी, जबकि वारिक इसके हाथ से वो सफ़ेद और नीले रंग का सूट अंदर रखते एक नीले रंग की इंतहाई खूबसूरत आची साड़ी अलमारी से निकालता इसके हवाले करने लगा। रोज़ देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ। और मैंने आपके सामने एक्टिंग कब की? वो इसकी तरफ मुड़कर इससे पूछने लगी, जबकि वो अच्छी साड़ी वो थाम चुकी थी। करती तो, बल्कि बहुत करती हूँ। मेरे ख्याल में तुम पूरे का पूरा एक करेक्टर हो जो मेरे सामने तुम प्ले कर रही हो। कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब एक्टिंग है, दिखावा है। इसकी आंखों में आंखें डालते हुए यकीन से बोल रहा था। आपसे एक बात कहूँ, सच सच? वो इसकी आंखों में देखे बिना इसकी बात का बुरा मनाए बगैर सवाल करने लगी। सच का ही तो इंतजार करो मैं। वो बेसाख्ते इसकी पेशानी पर अपने लब रखता है इसकी कमर के गिर्द हसार बनाते इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। मैं झूठी हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं कोई दिखावा या कोई एक्टिंग नहीं करी। आपके साथ मेरा जो ताल्लुक है बिल्कुल रियल और फेयर है। इस रिश्ते में कहीं कोई बनावट नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ इस ताल्लुक को निभा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपसे पहले कोई मर्द नहीं आया, और ना ही मैंने कभी किसी के बारे में कुछ सोचा। इसके अंदाज में कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उसे यकीन दिला रही हूँ। वो सिर्फ एक बात पर तैयार थे, कोई यकीन करता तो ठीक करे, नहीं करता तो ना। सिर्फ ताल्लुक, या
वो बात अधूरी छोड़ गया, लेकिन शायद मायरा इसके अधूरे लफ्ज़ों को समझ गई थी। मैंने कहा ना, मैंने कभी भी आपके सामने कोई दिखावा या एक्टिंग नहीं की। हाँ, इस दिन बच्चों को आपसे बचाने के लिए मैंने झूठ मूठ का बेहोश होने का ड्रामा किया था। मैं झूठ बहुत बोलती हूँ, मैंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले, लेकिन मैंने आपके सामने कोई दिखावा नहीं किया। मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो तुम ऐसे महसूस करती हो जैसे तुम दिखाती हो। ये सारे रिश्ते, ये सारी मोहब्बतें वैसे ही जैसे तुम शो करती हो। इसमें कोई फ़रेब नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। वो न जाने कि उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, शायद वो इसकी हकीकत से वाकिफ़ था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मेरे करीब आते हैं मैं वैसे ही महसूस करती हूँ जैसे शायद हर लड़की अपने शौहर के करीब आने पर महसूस करती होगी। और जहाँ तक बात इन रिश्तों की, तो मैं रिश्तों को भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाती हूँ। अहमद, छोटू, अहमद, ये सब लोग मुझे बहुत अजीज़ है। और मेरे बाबा, वो अचानक सवाल करके, आपने ये साड़ी मुझे क्यों दी? अगर आपको ये लगता है कि मैं इस गर्मी में आपके लिए साड़ी पहनकर डांस परफॉर्म करूँगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जनाब। मेरी अम्मी कहा करती थी शौहर का हर हुक्म मानो, लेकिन वो ज़माना और था, शायद तब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। ओए होए, गाल पलटती। वो साड़ी वापस अंदर रखने लगी जब बारिक ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। तुम्हारी अम्मी कहा करती थी शौहर का हर हुक्म मानो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें इस साड़ी में डांस परफॉर्म करते हुए नहीं बल्कि अपनी बाहों में पिघलते देखूं। और मुझे यकीन है तुम मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे। अगर तुम अपने शौहर की नाफरमानी तो कर नहीं सकती। वो साड़ी इसकी तरफ फेंकने वाले अंदाज में देता वापस बेड पर जाकर लेट गया। बारिक, ये चीटिंग है। अब क्या आप मुझे मेरी अम्मी के नाम पर ब्लैकमेल करेंगे? आपको पता है? अल्लाह लड़की, तुम क्या अपनी मरी हुई माँ को ये मुँह दिखाओगी? यहाँ तुम्हारा शौहर तुम्हारी गुर्बत के लिए मचल और तुमों के नखरे दिखा रही हो। मैं शिकायत करूँगा तुम्हारी अम्मी से। ये कोई तरीका? बताऊँगा इनकी बेटी को। इनकी बेटी के नखरे ख़त्म नहीं होते। सिर्फ साड़ी में देखने की ख्वाहिश की थी आपकी बेटी को, और वो भी। बारिक बोल ही रहा था जब वो पैर पटकती वॉशरूम में साड़ी समेत घुस गई थी, जबकि पीछे बारिक का कहकर सुनने वाला था। शुक्रिया मिन्सा चाची, आपकी बेटी मुझसे बड़े पापड़ बुलवाने वाली थी, लेकिन आपके शौहर के हकूक़ वाले सब सारे काम कर गए मेरे। लेकिन काश आप फोत होने से पहले किताब लिख जाती शौहर के हकूक़ पर। अब समझ में आया कि मूसा चाचू क्यों कहते कि मेरी बीवी जैसी औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। चलो, चाची फ़ायदा करा गई। ये क्या, आप फिर से इतनी ज़्यादा बीमार होगी? आप इतनी टेंशन लेती क्यों कि आपको हर दिन अस्पताल आना पड़ता है? वो पदर खान से मिलकर वापस अपने ऑफिस आया, जहाँ से पता चला कि रोज़ अस्पताल में एडमिट है। अपना ज़रूरी काम निपटा कर वो रोज़ से मिलने अस्पताल आ पहुँचा, जबकि इसे देखकर इसे बहुत खुशी हुई। इसके बातों पर मुस्कुराते हुए इसके हाथों से बुकें थाम चुकी थी। बस तबीयत ख़राब होगी तो आना पड़ गया। वो असल में कल रात मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली थी, फिर वहाँ मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। पता नहीं ड्राइवर मुझे कैसे लेकर आया। खैर, पता नहीं आदत कब छूटेगी। मैं नोट कर रही हूँ, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसकी वजह से हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाती हूँ। शुक्र कल रात ड्राइवर ने मुझे इस क्लब से निकाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ बिल्कुल, वो ड्राइवर आपका बहुत ख्याल रखता है। इसे आपकी कंडीशन का काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन काफ़ी घबरा जाता है। आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आऊँगा। वो उठने लगा जब रोज़ ने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हें इतनी जल्दी कि घर जाने के अपनी बीवी को इंतज़ार नहीं करवाना चाहते क्या? इसके अंदाज़ में कोई जलन या हसद नहीं था, बस एक कमी सी थी। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेरा इंतज़ार करे, लेकिन फिर भी इसे मेरा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और वैसे भी आज मैंने इसे वादा किया कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे। आज तो इसे ज़्यादा इंतज़ार होगा। हाँ जाओ, इसे इंतज़ार मत करो। बहुत प्यारी है तुम्हारी बीबी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आऊँगी किसी दिन फिर से इससे मिलने के लिए। वो मुस्कुराकर कहती इसे जाने की इजाज़त दे चुकी थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। इसके जाते रोज़ के लबों से मुस्कुराहट सिमट गई। वो साड़ी पहनकर बाहर निकली तो बेड पर लेटा इसी के आने का इंतजार कर रहा था। इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट ने जगह बनाई थी। मैं तो इंतजार कर रहा था कब तुम कहोगे कि साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही। बारिक आकर मेरी मदद करवाएं। ओए होए, लबों पर शरारती मुस्कुराहट ली इससे बोला, हाय मेरे शौहर के अरमान अरमान ही रह गए। वो क्या है ना, 2 दफ़ा मॉडलिंग की थी मैंने इंडियन शूट के लिए। वहाँ साड़ी पहनी थी, लेकिन मेरी किस्मत, मेरी वो साड़ी वाली फ़ोटोज़ कभी इस इंडियन एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर तक पहुँच ही नहीं पाई, वरना एक्ट्रेस ना सही बल्कि एक अच्छी मॉडल होती। वो साड़ी का पल्लू लहराते इसके सामने एक अदा से चलती इधर से उधर हो रही थी। बारिक का दिल सीने में उधम मचा चुका था। अच्छा, अब तड़पाना बंद करो, इधर आओ मेरे पास। वो हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो मायरा के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। अच्छा, तो बारिक सब तड़पने लगे हैं। इसका अपनी गुर्बत के लिए मचलने से बहुत अच्छा लगा था। अपनी बीवी के लिए बेचैन होना भी जायज़ है। वो कंधे उचकाकर कबूल कर गया, जबकि इसके अंदाज पर इसने बिना कोई मज़ाहमत के इसके हाथ पर हाथ जगा और अगले लम्हे वो इसे अपनी बाहों में खींच चुका था। और पीछे बिना कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुक गया। इसकी दीवानगी को देखते मारने से खुद से दूर करने की गलती नहीं की थी। हाँ, लेकिन इसकी सांसों का तनफ्फुस बिखरने लगा था। इसकी सांसें सीने में दबने लगी थी, लेकिन ये शख्स तो पूरा देव बना इस पर झुका था। इसे एक लम्हे में बेड पर गिरा था, एक बार फिर से इसकी सांसों को कैद करके इसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए इसकी शिद्दत पर आंखें मीच कर अपने लबों पर इसका लमस महसूस करने लगी। शायद इसे एहसास भी नहीं था कि इसका अंदाज़ कितना शिद्दत लिए हुए था, लेकिन अपने होंठों में खून का जायका महसूस करते हुए अगले लम्हे से आज़ाद कर चुका था। वो गहरे गहरे सांस लेती चेहरा दूसरी तरफ फेर गई, जबकि इसने नरमी से इसका चेहरा अपनी तरफ करते इसके भीगे लबों पर अपना अंगूठा फेर कर इसके लबों को खुश किया था। मायरा कुछ रिलैक्स हुई थी, लेकिन अपने जिस्म से साड़ी का पल्लू साइड होते महसूस करके एक बार फिर से अपनी आंखों को सख्ती से बंद करेगी। मुझसे मोहब्बत कब करोगी? वो जुनूनी अंदाज में इसके चेहरे के एक नक्श को छूते इसका चेहरा सख्ती से अपने हाथों में थामे सवाल कर रहा था। मेरा जवाब वही है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसकी शिद्दतों में सांस लेती वो अटक अटक कर बोली।
इसने एक लम्हे में खींच कर इसे अपने करीब करते इसके कमर में बाजू हमायल किया, जबकि उसका हाथ अपनी साड़ी की डोरियों में उलझा महसूस कर चुकी थी। मायरा, मैं नहीं जानता तुम क्या हो, कैसी हो, मेरे लिए तुम खास हो, बहुत खास हो। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत सच्चा हूँ या मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगा। मेरे जज्बात मुझे बेबस करने लगे। तुम्हें लेकर मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी गुर्बत के लिए मचलने लगता है। मुझे शुरू में अपने दिल की बगावतें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे अपने दिल का तड़पना अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता तुम्हें अपने करीब करके मैं इसे सुकून दूँ। तुम मेरा सुकून हो मायरा, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। खुदा के लिए मेरा एतबार मत तोड़ना। इसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाते हुए अपने लबों की गुस्ताखी से मदहोश इसने हर रोज़ की तरह मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला था। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप ताशफिन? हर रोज़ की तरह वही प्यारी सी डिम्पल वाली मुस्कुराहट इसका सुकून लूटने के लिए काफ़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, आज बहुत थक गया हूँ यार, पानी पिला दो। इसके सलाम का जवाब देता सोफे की तरफ जाने लगा तो इसकी मुस्कुराहट मानित पड़ गई। ये कैसे सलाम का जवाब दिया आपने? वह नाराज़ सी बोली तो मुड़कर इसे देखने लगा। क्या मतलब मेरी जान, मैं समझा नहीं। वो पीछे मुड़कर इसे देखने लगे, जबकि वो अब भी खफा खफा सी लगी। आप ऐसे तो सलाम का जवाब नहीं देते थे। वो नज़रें झुकाकर बोली, जबकि वो दोबारा इसके पास आता इसके सामने रुक गया था। क्या मतलब है मेरी जान, मैं समझा नहीं। अच्छा तो आज मैंने तुम्हें हक नहीं किया, इसलिए ऐसा कह रही हो? वो एक लम्हे में इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। वो आहिस्ता से इसे अपने सीने से लगाता पीछे हटा, जबकि अब भी इससे नाराज़ सी लगी थी। आप ऐसे हक भी नहीं करते थे, वो मुँह बनाकर कहती किचन में जाने लगी, जब अचानक ही ताशफिन ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो इसे अपने सीने में भेजता इसे खुद में कैद कर गया। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी को मेरा इस तरह का हक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसे खुद में दबोचते इसके लबों पर अपने लब रखता इसकी सांसें मुश्किल में डाल गया, जबकि वो इसके सीने में अपना सर छुपाती इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग गई थी। हाँ, लेकिन अब इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मैंने ये कब कहा कि मुझे ऐसे पसंद है? इसके अलग होने पर वो शर्मा कर पीछे हटती से सवाल करने लगी। अगर पसंद नहीं है मेरी जान, तो फिर मेरी जान मुझसे रूठ क्यों रही थी? इसकी कमर में हाथ डालता वह इसे अपनी बाहों में कैद करता सोफे पर लेकर और इसे बिठाते बिल्कुल इसके साथ जुड़कर बैठते इसे खींचकर अपनी गोद में ले चुका था। वो तो बस ऐसे ही कमी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे आज मिस नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया। इसने फ़ौरन असल वजह बताई। तुम्हें मिस ना करूं ऐसा तो मुमकिन ही नहीं मेरी जान। सारा दिन तुम्हारी याद ही तो ये सुकून देती है कि घर जल्दी जाना है, जहाँ मेरी प्यारी सी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है। वैसे तुमने पानी नहीं पिलाया मुझे। इसके गालों पर अपने लब रखते हुए अचानक से पानी की याद दिला के, जिस पर वो सर पर हाथ मारती फ़ौरन किचन में भागी, जबकि इसका ये रूठना मनाना इसे बेहद अच्छा लगा था। आइए हकीम साहब, बताइए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वो अपनी बहुत ज़रूरी मीटिंग छोड़कर अपने लीगल एडवाइज़र के पास है। वो जब भी ऑफिस में आते थे तो पीछे कोई ना कोई बड़ी बचाई होती थी। वो जानता था इनकी ज़रूर कोई ना कोई अहम बात ही करनी थी, वरना वो इस तरह से कभी भी इसके ऑफिस में नहीं आते। बारिक साहब, बात ही कुछ ऐसी है। असल में मुझे एक लीगल नोटिस आया। आपकी एक कंपनी मुल्तान में जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस करी है, वो कंपनी 100% आपकी, और इस पर सिर्फ और सिर्फ बारिक इब्राहिम ही हक रखता है। कोई दूसरा तीसरा इस पर कोई हक का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपकी कंपनी लंदन में, जो कि 50% आपकी और 50% आपके चाचा के बेटे ताशफिन इब्राहिम की, और इस कंपनी का सारा काम भी आप ही संभालते हैं। वो अपने सामने रखी फाइल के पेपर्स पलटते हुए इसे तफसील से बता रहे थे, जबकि वो खामोशी से इन्हें सुन रहा था। और फिर आती है आपकी तीसरी कंपनी, यानी कि ये कंपनी जिस पर इस वक्त आप मौजूद हैं। ये कंपनी आपकी सबसे पुरानी कंपनी है, जो आपसे पहले आपके वालिद और इनके पार्टनर संभालते थे। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इस ऑफिस की प्रॉपर्टी में 3 हकदार निकले, एक आप और एक आपके वालिद इब्राहिम साहब, दूसरे आपके चचा इब्राहिम साहब और इनका बेटा ताशफिन, और तीसरा पार्टनर मूसा खान नाम का एक आदमी है, जिसका दावेदार बदर खान है। लेकिन 13 साल पहले इस कंपनी के 4 पार्टनर्स थे। बदर खान नाम का भी एक इंसान था, जिसे आपने 13 साल पहले इसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी दे दी थी। वो कुछ कागजात इनके सामने रखते हुए बता रहे थे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही सारे मामला मेरे चाचा जान, मेरा मतलब है इब्राहिम साहब ने तय किए थे, और 13 साल पहले कंपनी बिजनेस में नहीं संभालता था, और ना ही ये कंपनी मेरे पास थी। लेकिन अब इस कंपनी का सारा काम मैं ही संभालता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, और ऐसे में इस बात से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ इस कंपनी में 50% का मालिक मैं हूँ, यानी कि 30% का मालिक, जबकि 30% का मालिक ताशफिन है और 20% के मालिक मूसा अंकल है, जो कि हयात नहीं। तो ये प्रॉपर्टी बदर खान की नहीं है, बल्कि इनकी वर्सा यानी कि इनकी बेटी की है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बदर खान इस कंपनी में किसी तरह का कोई शेयर या हक नहीं रखता? वो इसकी तरफ देखते हुए बोले तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। तो फिर वो आप पर केस कैसे कर सकते हैं? इस कंपनी के 20% शेयर्स को लेकर देखिए, मुझे नोटिस मिला है आपके वकील, इसके वकील की तरफ से। इसमें साफ साफ बदर खान दावा करे कि आपकी कंपनी में 20% का मालिक है। वो फाइल इसके पास रखते हुए कहने लगे, जबकि वो कागजात को पढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो इन कागजात को पढ़ता जा रहा था, इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। मैंने आपको बताया ना हाकिम साहब कि मेरी कंपनी में 20% की मालिक बदर खान नहीं बल्कि मूसा खान है, और मूसा खान इनके भाई थे। यकीनन वो अपने भाई की मलकियत पर पूरा हक रखते हैं, लेकिन इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इनकी कोई अपनी औलाद नहीं हो। लेकिन माशाल्लाह से ना सिर्फ इनकी औलाद है, बल्कि इनकी बेटी मायरा मूसा खान इस वक्त मेरे निकाह में है। और शायद ये बात वो नहीं जानती कि मूसा अंकल ने कंपनी 20% इसको देने का दावा इस कंडीशन में किया था, जब मायरा की शादी मुझसे हो जाए। और दूसरी बात यह कि अगर मायरा कभी भी मुझसे तलाक का दावा करती है, तो ये प्रॉपर्टी से कभी भी नहीं मिलेगी। साफ अल्फाज में कहा जाए तो मूसा अंकल की शर्त ये थी कि वो कंपनी में इस दावा सिर्फ इसी कंडीशन पर कर सकती है, जिस कंडीशन में पहले मेरे निकाह में आती है, वरना इसे इसकी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, मायरा बीबी ऐसे वरत रकाच बैठी है।
मायरा इस वक्त मेरी बीवी और वो मेरे घर पर है। मुझे नहीं लगता वो बिज़नेस के बारे में कुछ भी समझती और यकीन जाने वो किसी भी तरह के बिज़नेस के चक्कर में पढ़ना पसंद नहीं करेंगी। तो आपकी लीगल नोटिस इन्हें वापस पहुंचा दो और इन्हें ये भी बता दें कि मायरा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और इस तरह का हम दोनों के बीच कोई मसला नहीं है। वो बहुत सुकून से इन्हें बता रहा था जबकि हाकिम साहब सारे कागजात एक बार फिर से फाइल में रखने लगे। शायद इनका मसला हल हो चुका था। वो खड़े हुए तो वारिक भी उठ गया। बस ठीक है वारिक साहब, मैं यही कन्फ्यूजन क्लियर करने आया था, बाकी सब कुछ ठीक है। आपकी इस कंपनी में 20% की मालिकाना आपकी बेगम है। इसका मतलब इस कंपनी में बदर खान का किसी तरह का कोई दावा नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता है तो सिर्फ इस कंडीशन में अगर मूसा खान की कोई औलाद नहीं हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वारिक ने हाथ मिलाते इन्हें जाने की इजाज़त दे चुका था। अब भी 10 मिनट में इसकी एक और मीटिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए फ़िलहाल इसे अपनी होने वाली मीटिंग की ज़्यादा फिक्र थी। वो हाकिम साहब को अलविदा करता अपने मीटिंग रूम में जाने लगे, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं नोटिस पर अटक गया था। बदर खान मूसा खान की कंपनी में किसी तरह का दावेदार नहीं था, तो क्या ये दावा मायरा ने किया था? अगर कुछ ऐसा था तो इसका मतलब साफ था बदर कहीं ना कहीं मायरा से ताल्लुक़ रखे हुए। लेकिन जब से वो इसके निकाह में आई थी पिछले 2 महीनों से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, और ना ही मायरा के पास फ़ोन था जिससे वो बदर से रब्ता कर सकती। सिर्फ वलीमे वाले दिन ही इसकी मुलाकात हुई थी, और इनकी मुलाकात ऐसी तो हरगिज़ नहीं थी जो चाचा और भतीजी की होनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं पर तो मसला हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। आखिर इसने कहाँ पर गलती की? इसके हिसाब से बदर खान और मायरा खान एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, तो फिर बदर खान मायरा की मदद के बिना इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता था? क्या कत्ल? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया भाभी? ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम कातिल नहीं हैं। वो भड़क उठा था इसकी पूरी बात सुनने के बाद। वैसा कोई प्लान बनाया कि ये तो इसके वहम गुमान में भी नहीं था। हाँ तो बताओ फिर तुम क्या करोगे? कैसे हासिल करोगे ज़ैनब को? कैसे निकालोगे इरफान को ज़ैनब की ज़िंदगी से? और तुम्हें लगता है कि जब तुम ज़ैनब से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे, इसे बताओगे तुम इससे प्यार करते हो, तो क्या इसके घर वाले खुशी खुशी इसके इरफान से तलाक करवा कर तुमसे इसकी शादी करवा देंगे? नहीं बदर खान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देंगे, लेकिन ज़ैनब को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से ज़ैनब वैसी ज़िंदगी गुजारी है जैसे वो चाहते हैं। ज़ैनब ने अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपने भाइयों का साथ दिया, यहाँ तक इरफान के साथ न जाने कैसे इसने रिश्ता निभाया, इसके बच्चे को उस दुनिया में लाई। तुम्हें क्या लगता है इसके भाई इतनी आसानी से ज़ैनब और तुम्हें एक होने देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इस हकीकत का आईना दिखा रही थी, जबकि उसकी कत्ल वाली बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता था। कत्ल और गैरत इसके वहम गुमान में भी नहीं था, वैसे सोच भी नहीं सकता था। तो भाभी कुछ और सोचिए, इस कत्ल को दिमाग से निकाल कर सोचो। और वैसे भी अगर हमने इस सारे किस्से में किसी को निकालना है तो हम इब्राहिम के कत्ल की प्लानिंग क्यों करें? हमें तो इरफान को मारना चाहिए ना। ज़ैनब का शौहर तो इरफान है। अगर ज़ैनब की ज़िंदगी से इरफान ही निकल जाएगा तो मेरा मसला तो वैसे भी हल हो जाएगा। अब कौन है जो अपनी जवान बहन को सारी ज़िंदगी बेवा बनाकर घर पर रखेगा? वो जल्दी ज़ैनब की ज़िंदगी का कोई ना कोई फ़ैसला कर लेंगे। मेरे ख्याल में अगर आप कत्ल की प्लानिंग कर ही रही हैं तो इब्राहिम की नहीं बल्कि इरफान के कत्ल की प्लानिंग करें। वह अचानक इसकी सोचों का ज़ाविया बदल चुका था। वो इतना भी मासूम नहीं था जितना वो इसे समझ रही थी। इसे कत्ल वाली बात पर एतराज़ सिर्फ इस वजह से था क्योंकि वो कत्ल इब्राहिम का करवा रही थी, इरफान का नहीं। और इब्राहिम के कत्ल से भला इसे क्या फ़ायदा हो सकता था? लौह दिल्ला ना तोड़े दोनों थे। बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें जो मैं कह रही हूँ इस पर गौर करो। तुम्हें फ़ायदा इस तरह से होगा, अगर इब्राहिम ही मर गया तो मैं यहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाऊँगी। और एक दफ़ा मैं न्यूयॉर्क चली गई तो फिर ज़ैनब और इरफान की तलाक तो मैं मिनटों में करवा लूँगी, क्योंकि इरफान मुझसे मोहब्बत करता है और कोई भी अपनी पहली मोहब्बत को भुला के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जानती हूँ कि इरफान की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। वो इसे समझाने वाले अंदाज में कह रही थी, जबकि इसकी बात पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला कर रह गया। मतलब कि हम इन चीज़ों में अपना भी फ़ायदा करवाना चाहती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी तो आपको भी तो आपकी मोहब्बत ज़रूर मिलनी चाहिए। बताइए कौन है ये ट्रक ड्राइवर और किस तरह से हमारी मदद करेगा? वो अब अपने मतलब की बात पर आता है। इस ट्रक ड्राइवर का नंबर अपने हाथ में था, मैं इससे पूछने लगा। ये ट्रक ड्राइवर ऐसे बहुत सारे काम कर चुका है, इन सब कामों में काफ़ी माहिर भी है। हमने बस इब्राहिम को एक सुनसान सड़क पर भेजना है जहाँ पर ट्रक ड्राइवर इसकी इस गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा और इसका किस्सा तमाम हो जाएगा। इधर इब्राहिम के मरते मैं आज़ाद हो जाऊँगी और यहाँ से वापस न्यूयॉर्क चली जाऊँगी। मेरे माँ बाप मुझे बेवा के रूप में देखकर वापस मुझे अपना लेंगे और फिर मैं इरफान को दूसरी शादी के लिए तैयार कर लूँगी। और जैसे मेरी और इसकी शादी होगी वो ज़ैनब को तलाक देकर वापस यहाँ भेज देगा और फिर इसकी इद्दत पूरी होती तो मैं इसके साथ रिश्ता डाल दोगे। अब मूसा खान और इब्राहिम मुस्तफ़ा दोनों एक दूसरे से अच्छी दोस्ती रखते हैं कि मेरा नहीं ख्याल वो अपने दोस्त को हर बार इनकार करेंगे। फिर तुम ज़ैनब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी और इसकी ज़िंदगी की खुशियों से भर देना। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जबकि बदर खान सचमुच में इसका फ़ैन हो गया। प्लानिंग तो ज़बरदस्त है, बस अब सब कुछ ऐसे ही हो जैसा हमने सोचा। वो ट्रक ड्राइवर का नंबर अपने फ़ोन में सेव करते हुए इससे बोला, जबकि ज़ायना इस बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी अगर इरफान और ज़ैनब की तलाक होगी तो इसके साथ साथ बदर खान को भी फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ज़ैनब दूसरी शादी करेगी या नहीं इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसका ताल्लुक सिर्फ ज़ैनब की तलाक तक था। तुसी दोनों दी तड़ियाँ ते लानत। वैसे नहीं, ये फ़िल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही मुझे बस समझ में आती है। मैं नहीं देखूँगी। इसने जैसे चैलेंज चेंज किया तनाविश ने इसे देखते इनकार कर दिया। इसने तनाविश को कहा था कि दोनों मिलकर कोई अच्छी सी फिल्म देखते, क्योंकि इसके बार बार बाहर चलने का कहने पर तनाविश ने साफ इनकार कर दिया था। इसका बिल्कुल भी मूड नहीं बन रहा था बाहर जाने के लिए। इस वक्त तो इसके साथ बेडरूम में जाने के लिए भी तैयार हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी बेडरूम में पहुँचते तो आशमान पर जीना आ जाएगा और ऐसे रोमांटिक जिनसे जितनी दूरी बनाई जा सके इतनी वो बनाने की कोशिश करती थी। अरे यार, बहुत मज़े की फ़िल्म है और तुमने कहाँ देखी ये फ़िल्म जो तुम्हें पता कि अच्छी है या नहीं? और समझ ना आने वाली बात तुम क्यों करी हो जानू? मैं बैठा हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए। वो इसे थाम कर अपने करीब करते हुए इसके डिम्पल पर अपने लब रखने लगा। लेकिन हम कोई अच्छी से समझ में आने वाली फ़िल्म भी तो देख सकते हैं ना। ये बहुत तेज़ अंग्रेज़ी बोलते हैं, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है।
वो मासूमियत से मुँह बनाकर बोली, तुम्हें समझ में आएगी सिर्फ हिंदी या उर्दू मूवीज़ की, और वो मुझे पसंद नहीं। वो चैनल सर्च करते हुए एक हिंदी चैनल पर आ चुका था। अरे कोशिश तो करे, अच्छी होगी ना। इसने बड़ी मासूमियत से इसे मनाने की कोशिश की, जबकि वो रिमोट टेबल पर रखता है इसकी गोद में अपना सर रख चुका था, साथ ही इसका हाथ भी अपने बालों में रखता इसे काम पर लगा चुका था। जब अचानक इसका फ़ोन बजने लगा, इसने टेबल पर एक नज़र फ़ोन में रोज़ के नंबर को चकमकाते देखा, जबकि अपनी मासूम सी बीवी की निगाहें खुद पर देखते हुए कॉल को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता अपनी आंखें बंद कर गया, क्योंकि वो समझ चुका था तनाविश इस वक्त सिर्फ इसका साथ चाहती है, अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वैसे भी आज इसकी छुट्टी थी तो रोज़ का इसको फ़ोन करना बनता ही नहीं था। चिमड़ी गई रोज़ बीबी तेनू, आप इस तरह से फ़िल्म देखेंगे? इससे फिर से आंखें बंद करते देख वो इसका चेहरा देखने लगी। जानू मैं सुन रहा, और अगर कोई मेरे मतलब का सीन है तो देख भी लूँगा। वो आंख दबाता शरारत से कहता, फिर से आंखें बंद कर दिया। हाँ तो फिर इससे तो बेहतर है कि मैं इस फिल्म की बजाय अपने कार्टून देख लूँ, वो मुँह बनाते हुए बोली। इसमें मेरे मतलब के सीन होंगे क्या? वो दोनों आंखें खोलता काफ़ी एक्साइटेड होकर पूछने लगा। जी नहीं, कार्टून बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, मेरे कोई गंदे सीन नहीं आते। बस भाई मेरे मतलब के नहीं है तो मुझे तो गंदे सीन ही अच्छे लगते हैं। ओए होए, तो तुम ये फ़िल्म ही देखो, कम से कम चांसेस तो बनते हैं मेरे रोमांस के। वो आंखें दबाकर दोबारा से इसकी गोद में सरकता है, इसके हाथ पर अपना दबाव डाल चुका था, जबकि वह आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां इसके बालों में चलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मायरा कहाँ है? अपने रूम में। वो घर आते अम्मा को सलाम करता कमरे की तरफ जाने लगा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा जीता रहे। अरे कहाँ जा रहा है फारिक? वो बच्ची बेचारी तो तेरे लिए बिरयानी बनाने में लगी हुई है। सुबह से किचन में वो सदफ है ना, इसने कह दिया आज वो तेरे लिए बिरयानी बनाएगी, तो बस इसने कहा कि इसके शौहर को बिरयानी कोई औरत क्यों बनाए। बाकी कुछ मामलों में कोरी है, लेकिन इस मामले में पूरी है मेरी बच्ची। अम्मा ने बड़ी खुशी से बताया, क्योंकि इस मामले में वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मायरा किसी की कोई गुंजाइश दे। अम्मा आपकी बहू बाकी सारे कामों में भी पूरी है, बस आपके सामने कोरी बनती है। मैं बात करके आता हूँ इससे। आकर कपड़े निकाले, मुझे चेंज करना है, काफ़ी थकावट हो रही है, आज लगता है मौसम असर कर गया, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वो इनसे कहता किचन की तरफ जाने लगा। हाँ मौसम बदला, तुझ पर तो मौसम असर भी बहुत जल्दी करता है। चेंज करके वो सर दर्द की गोली खाकर आराम कर, कभी कोई तोहफा वगैरह ले आकर बीवी के लिए। नहीं बीवी है तेरी, आगे 1-1.5 साल में बच्चे हो जाएंगे, फिर इनमें मसरूफ़ हो जाओगे, यही तो वक्त होता है ऐसे छोटे मोटे चौंचले करने वाला। और तू तो बंदा ही ऐसा है कि कभी जो बीवी का दिल रखने के लिए इसके गुलाब का फूल ले आए, कभी रास्ते से आइसक्रीम या कोई गोलगप्पे ले आए, कोई चूड़ियाँ कोई गजरे पहना दे, लेकिन नहीं, बस शादी की जल्दी थी, शादी कर ली, बीवी को कोई फिक्र नहीं है। बेचारी सारा दिन ये सोचते हुए काट देती है कि आज ऐसा क्या करे जिसके शौहर को अच्छा लगे। मासूम सी तो बहू है मेरी, है वलैती, लेकिन काम सारे इसके देसियों वाले। मैंने एक बार कहने पर ऐसा सर पर दुपट्टा जमाया, इसने कब तक नहीं उतरा। ऐसी बीवी मिले ना तो इसकी कदर करनी चाहिए बेटा जी। अम्मा को तो आज मौका ही मिल गया था। ओए होए, अच्छा ना अम्मा, ले आया करूँगा। आपको तो पता है इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में। इसने बहाना लगाना चाहा। हाँ हाँ सब पता है मुझे, जहाँ पर ट्रैफिक होता है ना बेटा, वहीं गजरे और फूल बल लड़के घूम रहे होते हैं। अगर कुछ लाने की चाह हो ना तो बंदा को काफ से भी चीज़ें ले आता है। अम्मा ने इसे भेजते हुए ठीक से इसकी इज्जत अफसाई की थी, जबकि वह नफ़ी में सर लाता किचन की तरफ आया था। अहमद और छोटू दोनों से पंखा चलाने की कोशिश करते गर्मी से बचा रहे थे, जबकि वो यूट्यूब पर कुछ देखती मुसलसल काम में लगी हुई थी। ओए होए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसे मुकम्मल अपनी बीवी के रूप में देखकर वारिक मुस्कुराता हुआ इसके करीब है। भाभी खाना बना रही है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम इनको पंखा झुला रहे हैं। वो दोनों हाथ में कापियाँ पकड़े मुसलसल हिलाने में मसरूफ़ थे, जबकि भाभी के इन देवरों को देखकर वारिक ने एक नज़र झाँक कर चूल्हे में रखी हांडी के अंदर देखा। क्या बात है, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस जायका अच्छा हो तो मज़ा आ जाए। ज़रा ना मुझे कपड़े निकाल कर दो मेरे। वो पीछे हटते हुए कहने लगा, भाई आपका क्या छोटे काका हो कि अपने कपड़े नहीं निकाल सकते? मैं खुद अपने कपड़े निकालता हूँ। छोटू इसकी तरफ देखते बोला। अपनी भाभी पर ऐसा हुक्म शायद इसे पसंद नहीं आया था। ओए होए, छोटू वो क्या है ना, कुछ बच्चे लायक होते हैं, कुछ ना लायक होते हैं। अब आप इतने लायक हो कि अपना सारा काम खुद करते हो, लेकिन यहाँ हर कोई आपके जैसा थोड़ी है, इसने छोटू को समझाते हुए कहा। जबकि वो इससे अच्छी ना सही, लेकिन इतनी बुरी बात की तोका भी नहीं रखता था। हाँ भाभी वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कपड़े निकालने का काम तो अम्मा का होता है ना, आप क्यों निकालोगे? छोटू अब भी अपने लॉजिक छाड़ रहा था, क्योंकि शादीशुदा और गैर शादीशुदा वाला मामला। शादीशुदा आदमी के कपड़े इसकी बीवी निकालती है, जबकि जो गैर शादीशुदा होते हैं इनके लिए कपड़े इनकी अम्मा निकालती है। चल अब दिमाग मत खा। वो इसे साइड करता, इसे आने का इशारा करता खुद वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वहाँ बस मज़ीद अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकता था। इसी तरफ कपड़े नहीं बल्कि कपड़ों के साथ अपनी बीवी की भी ज़रूरत थी, और वो इन दोनों को ये बात तो बताने से रहा। जबकि इन दोनों की बातों के खूब मज़े लेती मायरा इसके पीछे आई थी। और सुनाइए वारिक साहब, आइंदा मेरे देवरों के सामने मुझ पर हुक्म झाड़ेंगे? वैसे आपकी मालूमात के लिए अर्ज़, अभी तक इनके सवाल ख़त्म नहीं हुए, बस आपको भागने की जल्दी थी। मेरे देवरा का मुकाबला नहीं कर सकते आप। वो कमरे में आते हुए कमरे से अलमारी से के कपड़े निकालने लगी। पिछले कुछ दिनों से इसने खुद अपने आप ही इसके कपड़े निकालना शुरू कर दिए थे। वारिक ने मना नहीं किया, क्योंकि इसे अपनी बीवी के छोटे मोटे काम करना अच्छा लग रहा था, लेकिन इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसे आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों की आदत होती जा रही है। तुम्हारे दोनों देवरों को किसी दिन फ्राई पैन में फ्राई करके खा जाऊँगा। इतने बड़े सवाल जवाब आए, बड़े सवाल जवाब करने वाले। अम्मा से क्लास लगवाता हूँ इनकी। वो इसके हाथ से कपड़े लेते हुए शर्ट उतार चुका था। वो चेंजिंग रूम इसीलिए बनाया गया ताकि इसका इस्तेमाल किया जाए। इसे बेड पर शर्ट फेंकते देख मायरा ने बताना ज़रूरी समझा। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है मुझे इस तरह से देखते हुए? वो शर्ट के साथ साथ अपनी बनियान उतार कर भी एक तरफ फेंकते ऐसा सवाल करने लगा, जबकि मायरा की हालत ख़राब होने लगी। इसका कमरा था, बेड पर कपड़े उतारिए, अंदर जाके इससे ज़रूरत ही क्या थी बीच में बोलने की? अभी यकीनन इसका मूड बदलने वाला था। खुद को मलामत करती बस नफ़ी में सर हिला दी।
मुझे क्यों शर्म आएगी? आपका कमरा आप चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करें या बेडरूम में चेंज करें, बल्कि नीचे जाकर चेंज करें तो भी मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि इस कमरे के साथ ही घर भी आपका है और ये बीवी भी मेरी है। वो इसकी बात काटते हुए इसकी कमर पर हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था। मेरी बिरयानी जल जाएगी नीचे। इसकी गर्म सांसों का लमस अपने गालों पर महसूस करते इसने खुद से दूर करना चाहा। जिन दो प्यारे प्यारे देवरों को नीचे छोड़ के आई है ना, वो मुर्गी को हलाक कर देंगे लेकिन तुम्हारी बिरयानी को जलने नहीं देंगे। वारिक ने यकीन से कहते हुए इसका दुपट्टा अलग करते बेड पर फेंका। वारिक, बिरयानी नहीं चाहिए, इस वक्त मेरी तलब कुछ और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी तलब को पूरा करो। इसकी गर्दन को अपने झुलसते लबों से छूते हुए इसे खामोश करवा गया। आप इतने गर्म क्यों हो रहे? अपनी गर्दन पर जा बचा इसके लबों की हरकत करते महसूस करके बस के चेहरे को छूने पर मजबूर हो गई। वारिक, आपको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैं भी सोचूँ कि आप इतने रेड क्यों हो रहे हैं? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बुखार तेज़ हो सकता है आपका। वो फिक्रमंदी से कहने लगी जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराया। मेरा इलाज तुम्हारे पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। मौसम चेंज हो रहा है ना, मुझ पर मौसम बहुत जल्दी असर करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे मिजाज का मौसम मुझ पर ज़्यादा अच्छा असर दिखाएगा। इसके लबों पर अपने लब रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, नहीं वारिक, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहा ना तुम पास रहो, तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। चलो आप तंग मत करो। वह इसके गिर्द अपनी बाहों का हज़ार बनाते इसे अपने साथ लगा चुका था, जबकि वह इसके इतने तेज़ बुखार पर काफ़ी परेशान लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर में इसे बेड पर लिटाते ना सिर्फ खुद में होश हो चुका था, बल्कि इसके होश भी ठिकाने लगाने लगा था। ये भी लेना है? वो इसे कुछ और दिखाते हुए टोकरी में रख चुकी थी, जबकि वो बस इसके साथ साथ चल रहा था। जानू, वो भी ले लो। इसने सामने एक बोल्ड सी ड्रेस की तरफ इशारा किया जो सामने दूसरी शॉप में थी। इसने घूर कर इसे देखा, जिस पर वो डरने की एक्टिंग करता टोकरी को ठीक से थामता इसे आगे चलने लग के लिए कहने लगा, अरे तईश, तुम यहाँ? वो इसके हाथ से टोकरी लेता काउंटर की तरफ जाने वाला था जब इसे क्रिस्टन नजर आए। वो तेजी से चलते हुए इसकी तरफ आते अचानक इसके सीने से लगने वाली थी कि ताशफिन पीछे हट गया। जी, मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया था, वो इसे नागवार नज़रों से देखते हुए बोला। शॉपिंग के लिए? यस, मैं भी। और ये कौन है? वो इसके पीछे खड़ी लड़की को देखकर पूछने लगी। जिस तरह से ताशफिन ने इसका हाथ थाम रखा था इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ तो मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, आप प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें। मुझे समझ में नहीं आता तईश, तुम मुझसे इतना रूडली बात क्यों करते हो? काम पर भी तुम मुझसे इसी तरह से बात करते हो और यहाँ जब बाहर हम मिले हैं तो तब भी ऐसे। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम करते हो। मुझे तुम्हारा रवैया बहुत दुख देता है। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर को हम एक साथ काम करते हैं और काम से हटकर हम दोस्त भी तो बन सकते हैं, लेकिन तुम मुझे बहुत इग्नोर करते हो। मुझे बहुत दुख होता है तुम्हारा ये अंदाज़ देखकर। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि ताशफिन किसकी बात का कोई असर नहीं ले रहा था, बस यहाँ से जल्दी जल्दी जाना चाहता था। देखिए मिस क्रिस्टन, मेरा आपसे ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरी दोस्त है और ना ही आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहूँगा और प्लीज़ आइंदा अगर आप कभी मेरे रास्ते में मुझे मिले तो मुझे मुखातिब मत कीजिएगा। इसका अंदाज़ वैसा ही था, इंतहाई रूड। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? इसकी बातों को इग्नोर करके इसने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि न जाने से अचानक क्या हुआ था कि वैसे पूरी तरह से इग्नोर करता तनाविश का हाथ हमें वहाँ से निकलता चला गया। आपको यकीन है ना हम इन सब चीज़ों में कहीं भी नहीं फंसेंगे? नहीं, देखिए आप मुझे कत्लो गारत के चक्कर में फंसाकर खुद वहाँ चलेगी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये मत सोचिए कि मैं आपको ऐसे जाने दूंगा। अगर मुझे ज़ैनब नहीं मिली ना तो सुकून में आपको भी नहीं लेने दूंगा। मुझे ज़ैनब किसी भी हालत में चाहिए, जबकि ज़ैनब की शादी मुझसे नहीं हो जाती। आप इस सारे मामले से दूर नहीं हो सकती, ये बात आप अच्छी तरह अपने जहन में महफूज कर लें। वो इसे देखते हुए बोला, जबकि ज़ायना सोच रही थी कि अभी तक ये बात सिर्फ इन दोनों में थी, तो इसे धमकाने पर आगे अगर वो काम करने में कामयाब हो गए तो जो करने का सोच रहे हैं तो न जाने वो इसे कितना ब्लैकमेल करेगा। लेकिन फ़िलहाल वो इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहती थी। इस वक्त इसे जल्द से जल्द इब्राहिम की मौत चाहिए थी और वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर कीमत पर, तुम कहीं पर भी नहीं फंसने वाले। तुम बस मेरा यकीन करो और जिस तरह से मैं कहती हूँ वैसे ही करो। इस आदमी को फ़ोन कर दिया था तुमने? कल इब्राहिम अपनी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए कराची से मुल्तान जाने वाला है। इसका सफ़र काफ़ी लंबा होगा, सफ़र में हम इसका किस्सा तमाम कर देंगे। मैं सब कुछ प्लान करके बैठी हुई थी, जबकि बदर खान तो बस इसके एक इशारे का मुंतज़िर था। हाँ, मैंने इस आदमी की कीमत पहले ही अदा कर दी, अब सिर्फ इससे काम लेना। अगर कल सुबह इब्राहिम यहाँ से निकल रहा है तो समझे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे वो सुबह घर से निकलेगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी और फिर तुमने बिल्कुल देर नहीं करनी। मैं चाहती हूँ सुबह हमारा काम हो जाए और हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। हाँ बिल्कुल, मैं देर नहीं करूँगा। कल हर हाल में ये काम होकर रहेगा और आप अपने वादे पर कायम रहिएगा। इस मामले में मैं किसी तरह की वादा खिलाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ज़ैनब के लिए कुछ भी कर जाऊँगा और आपको भी इस मामले में मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ना, आप ख़त्म करो इस टॉपिक को। दीवारों के भी कान होते, मैं निकलती हूँ। वो अपना बैग उठाकर आंखों पर ग्लासेस चढ़ाती होटल से बाहर निकल गई, जबकि वो भी थोड़ी देर के बाद होटल से निकला। अभी से इतना पता था कि इसकी मंजिल अब इसके बेहद करीब है, बहुत जल्द इसकी ज़ैनब इसके पास होगी। वो जेल पहले भी जा चुका था, इसे कोई डर नहीं था जेल जाने का, फिर कत्ल केस में फंसने का। लाख दी लानत फिर तुहाडी दोनों की जिंदगी ते तुहाडा ते एंड पे कुत्तों से बदतर हाल हो। अब अपनी बीवी के साथ वो तुम्हें तो अहमियत देने से रहा ना। वो इस लड़की इसकी बीवी थी क्रिस्टन, और वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की तईश की बीवी है? तुम्हें पता है तईश कितना स्टाइलिश है? तुम्हें लगता है वो सीधी सादी सी लड़की इसकी बीवी हो सकती है? नो नेवर। अगर तईश शादीशुदा हुआ भी तो वो लड़की इसके लिए स्टैंडर्ड की होगी।
जिसके बारे में तुम बात करो वो तो कोई बहुत ही लो क्लास की किस्म की लड़की लगती है। तुमने इसकी ड्रेसिंग तक देखी है? हाँ मैं मानती हूँ वही लड़की है जिस वीडियो में तैश के साथ थी, लेकिन मुझे कहीं से भी इसकी बीवी नहीं लगी। और वो लड़की शादीशुदा तो कहीं से भी नहीं लग रही। मेरे ख्याल में वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होगी। हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो, मे भी इसकी बहन या कज़न वगैरह होगी। कज़न भी और बीवी भी, मैं इसके बारे में सारी मालूमात ले चुका हूँ। मतलब वो लड़की सचमुच में इसकी बीवी है। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से इसने इसका हाथ थाम रखा था वो यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसे इस तरह की लड़कियां पसंद है, वरना रोज़ में भी कोई बुराई तो नहीं थी। रोज़ से वो बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकता था। वो बोला तो क्रिस्टन ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम इसे लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। इसके कंधे पर हाथ रखते रॉबिन ने इसे यकीन दिलाया। रॉबिन मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं चाहिए, मुझे तईश चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। वो रॉबिन समझ रहे हो ना तुम? वो अचानक उठकर खड़ी होती, इसके गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ चुकी थी। तो फिर इस मामले में तो सिर्फ तुम्हारे फादर ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं प्यारी, और कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर सके। वो रोज़ तो तुम्हारी बिल्कुल मदद हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि रोज़ अभी तक इस बारे में कुछ जानती नहीं। हाँ लेकिन अब जब हम इसे बताएंगे कि इसका बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा, तो वो देखने वाला मंजर होगा। ऐसे में वो तईश को अपनी फिल्म से निकाल देगी और फिर वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। ऐसे में तुम्हारे फादर इससे कोई भी अच्छी ऑफ़र दे सकते हैं, और तुम तो जानती हो कि आजकल के लड़के अच्छी ऑफर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हो सकता है अपनी बीवी को छोड़ दे। वैसे सबस बाग दिखा रहा था, जबकि वो पूरी तरह से इसकी बातों में भी आ रही थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर वो लड़की सच में इसकी बीवी है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द ये बात रोज़ को बता देनी चाहिए, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। और वो लड़की मुझे तईश की ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहिए। इसे मैं किसी भी तरह से तईश से दूर करके रहूँगी। वो गुस्से और जलन की मिलीजुली कैफियत में बोल रही थी, जबकि रॉबिन को लग रहा था इसका निशाना बिल्कुल सही जगह लगा। इसे यकीन था क्रिस्टन वही करने वाली जो इसने कहा। दौर फिटे मुँह में से ताड़े उत्ते तईश ना हो गया, शायद दी मक्खियाँ मगर चिमड़ी गई हैं। पहले रोज़ बीबी जान ही चढ़ती पी सी, उन्हें लान थी क्रिस्टन पीछे पै गई उधर। वो आहिस्ता से इसका फ़ोन उठाती चेंजिंग रूम में आ गई थी और जल्दी जल्दी नंबर डायल करने लगी। इसे नंबर ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश है, क्योंकि नंबर पहले से इसके फ़ोन में सेव था। थोड़ी देर पहले अम्मा इसके कमरे में थी और वारिक को ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिला रही थी। हालांकि वारिक ने अभी तबीयत की खराबी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी वो माँ थी, वो जानती थी कि इनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वारिक थोड़ी देर में नींद में उतर के इसके पास ये सुनहरा मौका था अपना काम करने का, इसलिए तो फ़ोन लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई। लेकिन अभी वो बात कर रही थी कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मायरा अंदर तुम हो क्या? और तुमने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? वो परेशान था दरवाज़ा नॉक करता बोला, तो मायरा घबराकर फ़ोन छुपाते हुए दरवाज़ा खोल चुकी थी। मैं कपड़े बदल रही थी, इसने बाहर आकर इससे कहा, तो वो सिर्फ हाँ में सर लगा। तो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया तुमने? कमरे का दरवाज़ा लॉक था तो? और ये कौन सा वक्त है कपड़े चेंज करने का? रात के 1 बज रहे। वह हैरानगी से देख रहा था, जबकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मेरी आंख लग गई थी, अब खुली तो सोचा चेंज कर लेते, लेकिन आप क्यों जागे? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। चले आए बेड पर चले। वो इसे थामते हुए बेड पर ले जाने लगी। नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, शायद मैं नीचे छोड़ा है। तुम चलो बेड पर, मैं आता हूँ 2 मिनट में फ़ोन लेकर। अगर अहमद और छोटू के हाथ चढ़ गया तो तबाही निकाल देंगे। मुझसे कहता कमरे से जाने लगा, जब इसने इसका हाथ थाम लिया। मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आप आराम करें। वो इसे देखते हुए बोली, तो वारिक मुस्कुरा दिया। इतनी फिक्र करोगी तो मुझे तुम पर प्यार आएगा ना? वो एक झटके में इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब खींच चुका था। ना करे, मुझे गर्मी लग रही है, आप बहुत तप रहे हैं। इसका मोबाइल अपने दुपट्टे में अच्छे से कवर करती हुई शरारत से बोली, कहीं तुम्हें मेरी मूछें चुभती हैं तो कभी तुम्हें मेरे बुखार से गर्मी लगती है। नखरे ज़्यादा नहीं होते जा रहे तुम्हारे? वो इसे घूरते हुए बोला, तो मारा खिलखिलाकर हंसी। हम तो ऐसे ही हैं, बर्दाश्त करें जनाब। वो इसकी बात इसी को लौटा रही थी। वारिक खुलकर हंसा। हाँ तो ठीक है जानू, दोनों मिलकर एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, करेंगे। वो इसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से इसे अपने करीब खींच चुका था। अगर आप नहीं चाहते कि सुबह आपको आपके फ़ोन की डेड बॉडी मिले तो मुझे जाने दे, वरना आपको पता है कि मेरे दोनों डांटले देवर आपके फ़ोन का क्या हाल करेंगे। इससे बचने के लिए इसने बहाना बनाया था। इसके लिए तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत तो नहीं है। खैर मेरा मतलब है, जाओ मेरा फ़ोन ले आओ। जैसे इसे आज़ाद करते हुए कहता वापस बेड की तरफ चला गया, जबकि वो शुक्र मनाते तेरी से कमरे से निकल गई। इसकी आखिरी बात का मतलब वो शायद समझी नहीं थी, लेकिन जाने से कि लगता था कि वो जानता कि इसका फ़ोन मायरा के पास ही है। हाले भी तेन समझ नहीं आती कि वो की जानता। वो लड़की कौन थी ताशविन? और वो आपसे ऐसे चिपक चिपक कर बातें क्यों कर रही थी? मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इससे ज़रा दूर रहिएगा। इसने जैसे दरवाज़ा लॉक किया, अंदर आते हुए बोली, हाँ वो ऐसी है, वो हमारी फिल्म की हीरोइन है। खैर तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो प्यार से इसके गालों को छूते हुए बोला, हाँ वो अच्छी भी नहीं है, कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे, और आपका बाजू क्यों पकड़ा था इसने? वो फिर से बोली थी। ताशविन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ऐसे कपड़े पहनती मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा शौहर सवाए तुम्हारे और किसी को भी देखना पसंद नहीं करता। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। वो यकीन दिला रहा था। वो तो मुझे पता है, मेरे अलावा आप किसी और को देख कर जाएंगे कहाँ, लेकिन इस लड़की से भी ज़रा दूरी बना कर रखें। मुझे बहुत बुरी लगती है ऐसी परकटी कबूतरियाँ जो दूसरों के शौहर पर नज़र रखती हैं। मुझे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि परकटी कबूतरियाँ सुनकर इसका दिल चाहा वो कह के लगा कर से। इसकी बीवी के अंदर भी जलन के जरासीम मौजूद थे। तुम फिक्र ही ना करो जान, तुम हुक्म तो करो, मैं आंखों पर पट्टी बांध लूँगा कभी जो मेरी नज़र भटक जाए। वो अचानक इसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बहलाने वाले अंदाज में बोला, मुझे खाना बनाना है। इसका मूड बदलते देख वो भागने की तैयारियों में लग गई, लेकिन मेरा मूड इस वक्त तुम्हें खाने का हो रहा है, इसलिए नो बहाना। वो इसे अपनी बाहों में उठाए बेडरूम की तरफ ले गए, जबकि वो जानती थी इसकी सारी मज़ाहमतें बेकार।
क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ रोज़? क्या मुझे आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दे सकती हैं? वह दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली, जबकि रोज़ इस वक्त बिल्कुल इसके मुँह नहीं लगना चाहती थी। आज वो पूरे 3 दिन के बाद वापस अपने काम पर आई थी और सुबह सुबह क्रिस्टन इस तक पहुँच गई। हाँ क्रिस्टन, आओ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? वो बेजार अंदाज में बोली। क्रिस्टन भी नोट कर चुकी थी कि उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। खैर वो कौन से पसंद करती थी, ये तो सिर्फ मजबूरी का सौदा था, वरना रोज़ का एटीट्यूड तो इसे पहले दिन ही पसंद नहीं आया था। ये बात इसने साफ अल्फाज में अपने बाप को भी बता दी कि वैसे किसी डायरेक्टर का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इसके बाप ने कहा कि तुम्हें किसी बड़ी फिल्म से लॉन्च करने के लिए जरूरी है कि तुम्हें रोज़ को कुछ वक्त बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि रोज़ जिसे चाहे अपनी फिल्म से आउट कर देती है। और अगर कोई बंदा एक दफ़ा रोज़ की फिल्म से रिजेक्ट हो गया तो वो बेशक इतने बड़े ही आदमी का रिश्तेदार क्यों ना हो, आसानी से वापसी से एंट्री नहीं कर पाएगा। बोलो भी, क्या बात करना चाहती हो तुम? देखो जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म करना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर में शूट स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अब काम में किसी भी तरह की देरी हो। ऑलरेडी हम अपनी फ़िल्म के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमने ये फ़िल्म 10वें महीने तक हर हालत में रिलीज़ करनी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे एक्टर्स बहुत स्लो हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, ना ही वक्त पर आते हैं। मैं सच में पछता रही हूँ इस फिल्म में नए लोगों को शामिल करके, कि मुझे मजबूरी ना होती तो शायद मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करती। खैर बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? वैसे अंदर आने की इजाज़त देती से सुना भी की। क्रिस्टन बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या आप जानती हैं कि आपका रैंडम बॉयफ्रेंड तेईश शादीशुदा? मेरा मतलब मुझे खुद ये बात कल पता चली। वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था। इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया अपनी बीवी की मौजूदगी में। वैसे बात तो मुझसे सेट पर भी ठीक से नहीं करता, लेकिन इतना इग्नोर किया कि हद नहीं। शायद वो अपनी बीवी को ही दिखाना चाहता है वो किसी भी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता। खैर इसका आपके साथ अफेयर तो हरगिज़ भी नहीं चल रहा ना? वो तो बात क्लियर हो चुकी है। इस दिन मुझे सच में लगा कि आप मजाक नहीं करी, बल्कि सच में आपका और तेईश का अफेयर चल रहा है। लेकिन बाद में आपने बात क्लियर कर दी। खैर लेकिन क्या आप इस बारे में जानती हैं? वो इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए मुसलसल बोल रही थी, जबकि रोज़ ने किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया था। जब अचानक रॉबिन कमरे में दाखिल हुआ। हाँ ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। वो इसकी कज़न है और इसने अपनी कज़न से शादी कर रखी है। मेरे ख्याल से इसकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी। अब इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी कर दी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं कि तुम इसके लिए मेरा सारा वक्त ज़ाया करो। और रॉबिन, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा बिना इजाज़त इस तरह से मेरे कमरे में ना आया करो, हम ज़रूरी बात भी कर रहे हो सकते थे। लेकिन तुम्हारी आदत पता नहीं कब छूटेगी। खैर अब तुम दोनों जा सकते हो और जाकर शूट की तैयारी करो। इस दफ़ा मैं काम में बिल्कुल भी कोई देर नहीं करना चाहती। इस फिल्म का सारा काम तेईश संभाला और तेईश भी इस बात पर काफ़ी खफा होता। वो इन दोनों को भेजते हुए इन दोनों को शॉक कर चुकी थी। वो दोनों हैरानगी से इसका चेहरा देख रहे थे। क्या ये सच था कि वो इस बारे में पहले से जानती थी? इसने एक नज़र मुड़कर रॉबिन की तरफ देखा, जो खुद भी हैरान था। मैंने तुम दोनों से कहा है कि जाकर अपने शॉट की तैयारी करो। आज मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो काफ़ी सख्ती से बोली, जबकि वो दोनों शॉप से इसकी तरफ देखते हुए हाँ में सर लाते कमरे से निकल गए। वो रोज़ को झटका देने आए थे, लेकिन रोज़ ने इन दोनों को झटका दे दिया, वो भी काफ़ी ज़ोर का। चंगा होया था डिनर। रात इसकी आंख अचानक अपना हाथ इसके गर्म जिस्म से लगने पर खुली थी। वो हैरानगी से आंखें खोले से देखने लगी, जिसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो रहा था। वो कहते थे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसे अक्सर इस मौसम में तेज़ बुखार रहता है। थोड़ी देर पहले अम्मा इसे खुद अपने हाथों से दवाई खिलाकर गई थी, जिसने ज़्यादा असर नहीं दिखाया था, क्योंकि अभी इसे लग रहा था इसका बुखार पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगा। इसने परेशानी से इसके माथे और चेहरे को छुआ, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। इनका बुखार तो बहुत तेज़ होता जा रहा है, इस तरह से तो और बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूँ? अगर अम्मा को जगाया तो वो परेशान हो जाएंगी, मुझे खुद ही कुछ करना चाहिए। वही सोचते हुए इसके करीब से उठकर नीचे किचन में आई और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर वापस ऊपर जाने लगी। इसका इरादा बारी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने का था, वरना वो सारी रात इसी तरह बुखार में चलता रहता। वो कमरे में आते अलमारी से रुमाल निकालती इसके माथे पर पट्टियाँ रखने लगी। इसे यकीन था ज़्यादा न सही, लेकिन कुछ ऐसा तो दिखाएगी इसकी कोशिश। वो जितना हो सके इसका ख्याल रखने की कोशिश करती। तकरीबन 1 घंटा इसने मुसलसल इसके लिए किया था और आहिस्ता आहिस्ता इसे इसका बुखार कम होता महसूस हो रहा था। इसका बुखार कम होता महसूस करके पुरसुकून हुई थी। शुक्र था कि कुछ असर तो हो रहा था इस पर, वरना शायद वो सारी रात इसी तरह इसे बुखार में रहता। अम्मा बेचारी तो इसे दवाई देकर गई थी, इसे दवाई से बेहतर महसूस करेगा, लेकिन इसने ज़्यादा भी असर नहीं किया था। और ऊपर से इस आदमी का वो क्या करती जो अम्मा को यकीन दिला रहा था बिल्कुल ठीक है। इनके सामने तो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो अम्मा को अपने चेहरे को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन अम्मा इसका सुर्ख चेहरा देखकर बेचैन हुई थी, जिस पर इसने इन्हें यकीन दिलाया कि ठीक है। बड़ी मुश्किल से इसने अम्मा को अपने कमरे पर जाने पर राज़ी किया था, लेकिन वो भी इसे दवाई देकर ही अपने कमरे की तरफ गई थी। लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाने लगी, जिसे महसूस करके बारीक ने अपनी आंखें खोली। तुम जाग क्यों रही हो? सो जाओ तुम डार्लिंग। वो इसे खींच कर एक झटके में अपने सीने से लगा चुका था। वारिक, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको आराम की ज़रूरत है, मुझे नहीं। वो इसे समझाते हुए इसे दूर होने की कोशिश करने लगे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी जान, और किसी की नहीं। वो इसे अपनी बाहों में कैद करते अपने सीने में भेज कर वो चाहकर भी इसकी पनाहों से शादी हासिल नहीं कर सकी थी। क्या बात है, आज तो लोग काफ़ी अच्छे से काम करें। वो काफ़ी खुश था। हाँ बस मैंने इन लोगों को वार्न कर दिया, अगर ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम इसको फिल्म से इस तरह आगे लेकर नहीं जा सकते। और मैंने इन्हें ये भी कह दिया कि अगर इन लोगों ने कोई भी गलती की तो मैंने फिल्म से निकाल दूँगी। वो थोड़ी देर पहले वाली बातें से बताने लगी जो चाशमिन के आने से पहले यहाँ हुई थी। हाँ बस इन लोगों को ऐसे डोज की ज़रूरत थी। बहुत अच्छा किया आपने, अब यकीनन ये ठीक से काम करेंगे। ये मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आई थी कि कल तुमने शॉपिंग मॉल में इससे बात नहीं की और शायद तुम वहाँ अपनी वाइफ के साथ आए थे। वो इसे अपने साथ दूसरी तरफ चलने का इशारा करते हुए कहने लगी, हाँ बिल्कुल, कल ये बाजार में मुझसे मिली थी और आपको तो पता ही है इसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि मैं इसे अपनी बीवी के सामने तो हरगिज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था।
इस लड़की की हरकतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, वो इसे असल वजह बताने लगा। हाँ मैं समझ सकती हूँ, कुछ ज़्यादा ही चिपकती है, यकीनन तुम्हारी वाइफ को बहुत बुरी लगती इसकी ऊटपटांग हरकतें। ये मुझे बताने आई थी कि तुम शादीशुदा हो। हाँ मेरे ख्याल में इसने इस दिन वाली न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सर पर ले रखा है। पिछले कुछ दिनों में मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी थी। मुझे एक नंबर से मेरी और मेरी बीवी की वीडियो रिसीव हुई थी। बाद में मुझे पता चला नंबर इसी का था। मुझे शायद इसने ब्लैकमेल करने के लिए रजिस्टर करवाया था। इस दिन से तो ये तो मुझे और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता इस लड़की के साथ काम करने का। आप इसे हरगिज़ ईजी मत लीजिएगा, ये बहुत चालाक लड़की है, वो इसे तफसील से बता रहा था। क्या ये तुम्हें ब्लैकमेल करी थी? तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो परेशानी से पूछने लगी। ताशफा ने इस नंबर की डिटेल नहीं करवाई क्योंकि कोई मामूली बात नहीं थी, किसी के पास इसकी बीवी और इसकी कोई वीडियो मौजूद थी। जी लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, मुझे बस यही धमकी दे रही थी कि आपको मेरी शादी के बारे में बता देगी, इसलिए तो मैं खुद आपको अपने घर ले जाने पर फोर्स कर रहा था ताकि मैं आपको खुद ये बात बता दूँ। ये ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि जिसमें आप मुझसे नाराज़ होती है, बुरा मनाती। शादी करना या ना करना मेरी चॉइस है, मैं आपके लिए काम करता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई मुझे इस तरह बात पर ब्लैकमेल करेगा। मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे यकीन है कि आपको बात हरगिज़ बुरी नहीं लगी होगी। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो रोज़ ने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी चॉइस है और मुझे तुम्हारी चॉइस बुरी क्यों लगेगी? तुम मेरे फेवरेट हो तो तुम्हारी हर चीज़ मेरी फेवरेट है। इसने मुस्कुराते हुए बात को मजाक कर रुख दिया, जिस पर वो भी हंस दिया, जबकि ताशफा ने बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। कोई ज़रूरत नहीं है काम पर जाने की, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करें। सुबह इसकी आंख खुली तो ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। बहुत ज़रूरी मीटिंग है मायरा, बहुत ज़रूरी है जाना। हमारी कंपनी में कोई 20% का हकदार आ गया, केस चल रहा है मुझ पर, इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। इसी रिलेटेड आज मीटिंग होगी। बस यही एक मीटिंग अटेंड करके वापस घर आ जाऊँगा। मेरा अपना मूड नहीं है आज काम पर जाने का। तुमसे खिदमतें करवा कर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। जल्दी घर आ जाऊँगा ताकि तुम पूरी तरह अपनी खिदमत करने का मौका दे सको। वो मुस्कुरा कर कहता इसके करीब आया था। लेकिन आपको अभी तक बुखार है बारिक, मेरे ख्याल में आपको आराम की ज़रूरत है, आप मत जाएं आज ऑफिस। वो समझा रही थी जब वो इसके करीब आता है। इसके चेहरा थाम कर इसके लबों को अपनी कैद में ले गया। नरम गरम सा लमस इसके लबों पर गुलाब की तरह खिलाता हुआ पीछे हटा। इसके हाथ जो मायरा के चेहरे पर थे अब तक तप रहे थे, जिससे वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इसको बुखार अब भी है। तुम रात को इतना ख्याल रखा जाना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी मेरे वापस आने पर तुम मुझे कर देना। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि शादीशुदा होने के कितने फ़ायदे होते हैं। इसने एक बार फिर से इसके गुलाबी लबों को अपने लबों की कैद में लिया, लेकिन इस बार इसका हाथ मायरा की नाजुक कमर के गिर्द हसार बना गया। गर्मी लग रही है। मायरा ने इसकी कुर्बत से बचने के लिए बहाना बनाया। जानिए बुखार सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा, तुम्हारा बहाना भारी ना पड़ जाए तुम्हारी नाजुक जान पर। वो पीछे हटते ऐसे धमका गया। बुखार उतार कर आए फिर बात करेंगे। वो नाक से मक्खी उड़ाती खिलखिलाकर बोली, जबकि इसका खिलखिलाना वो इस पर पूरी शिद्दत से खुद में कैद कर गया था। इस दफ़ा इसने बख्शा नहीं, इसकी छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। बस करे ना, इसके सीने पर हाथ रखती हुए उसे खुद से दूर करती गहरी सांस लेते हुए बोली। इसकी गुलाबी लब इसकी शिद्दत से सहकर सुर्ख हो चुके थे। रात को आकर हिसाब किताब करता हूँ तुमसे, वो आईने के सामने आते हुए बोला। और अगर मैं रात को आपको ना मिली तो? वो इसकी आवाज़ पर मुड़कर इसे देखने लगा। मैं हर चीज़ पर बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार किए बैठा हूँ मायरा, लेकिन दूरी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से होने वाले वार के लिए तैयार हूँ। वो पुरसुकून अंदाज बोला। कैसा वार? मायरा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वही जो तुम आज करने वाली हो जाना। हाँ, छोड़ो फजूल बातों को। तुम्हें मुझसे दूरी किसी कीमत पर नसीब नहीं होगी, याद रखना। वो मुस्कुरा कर कहता कमरे से निकल गया, जबकि मायरा का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। ना जाने कि उसे डर लग रहा था, कुछ गलत होने का डर। वो सब कुछ जानती थी, अनजान सिर्फ हम थे। क्या क्या नहीं सोच लिया था हमने, और क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा इन सब चीज़ों में बेवकूफ़ सिर्फ हम ही थे। वो आज से नहीं बल्कि न जाने कब से जानती थी ये बात, और हम बेवकूफ़ ये समझते थे कि हम इसे बताकर तेईश को नौकरी से निकलवा देंगे। वो कमरे में दाखिल होती ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। हाँ पता चल गया मुझे, ये सब कुछ जानती थी, अब बस कर दो। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हाथ से फिल्म निकल जाएगी। तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। बस मुझे एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और वो है तेईश की ज़िंदगी में किसी लड़की का होना। ना खुलाना था, उन पीछे ही पे आ गई। समझ रहे हो तुम? मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर तेईश की ज़िंदगी से बाहर चाहिए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही इसे। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मैं दूंगी, लेकिन वो लड़की किसी भी कीमत पर तेईश की ज़िंदगी से दफ़ा हो जानी चाहिए। तुम्हें बहुत बड़ा एक्टर बनना है ना, मैं बनाऊंगी तुम्हें। मैं अपने डैड की सबसे बड़ी फिल्म में तुम्हें दिलवाऊंगी। बस इस लड़की को तेईश की ज़िंदगी से बाहर कर दो। वो पागल हो रही थी, अजीब से नूनी अंदाज में से कह रही थी, जबकि इस ऑफर पर तो अश अश कर उठा। अपनी बात पर कायम रहना क्रिस्टल। इस लड़की को मैं तेईश की ज़िंदगी से बाहर करूँगा, लेकिन तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें वो तेईश इब्राहिम चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं ला कर दूँगा। मैं इसे तुम्हारा होने पर मजबूर कर दूँगा। इस लड़की को मैं इसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल करूँगा, लेकिन तुम्हारे डैड की नेक्स्ट फिल्म का हीरो तुम मुझे बनाओगी। वो जैसे इससे वादा लेना चाहता था, जबकि क्रिस्टन की हालत ऐसी थी कि बस इसे उम्मीद की एक किरण नजर आ जाए। मुझे मंजूर है, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे वैसे ही होगा, बस तुम मेरा ही काम कर दो। वो इससे डील करी थी, जबकि इसका ऑफर पर वो खुश होते हुए इसकी बात मानने को तैयार हो गया। इसने क्या करना था, कैसे करना था, वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन इस लड़की को वो तेईश की ज़िंदगी से दूर करने वाला था किसी भी कीमत पर। ताशफिन आप सिर्फ किचन गंदा करें, बाहर आएँ आप, मैं खुद बनाऊंगी खाना। वो जब से घर आया था इसे किचन से निकाला हुआ था, आज वो खुद इसके लिए कुछ खाना बनाने में मसरूफ़ था। वो खाना कम बना रहा था, किचन ज़्यादा गंदा कर रहा था, और ये सब कुछ हुआ भी सिर्फ इसी की वजह से था, क्योंकि इसने घर आने से पहले से फ़ोन करके कहा था कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खाना बाहर से लेकर आऊँगा। इसे अंदाज़ा होता वो खाना बाहर से लाना भूल जाकर तो वो खाना कब का बना चुकी होती। ताशफिन के मुताबिक गलती इसकी अपनी थी कि वो वादे के मुताबिक बाद भी खाने के लिए कुछ नहीं लाया, और अब वो इसे बाहर चलने की ऑफ़र कर रहा था, जिस पर इसने साफ इनकार कर दिया।
और जब वो इसके आने पर खुद खाना बनाने लगी तो ताशफिन ने कहा कि गलती इसकी है, तो अपनी प्यारी सी बीवी के लिए खाना भी वो खुद बनाएगा। लेकिन आज वो पहली बार अपने हाथों से उसके लिए कुछ बना रहा था, लेकिन तनाविश को इस बात की खुशी से ज़्यादा किचन गंदा होने को दुख खाया जा रहा था। अभी सुबह तो इसने इतने अच्छे तरीके से किचन को साफ़ किया था, एक चीज़ को चमका कर रखा था, हर चीज़ की हालत बिगाड़ा था। बाद जो किचन भी ये देखो साफ़ कराएं। डार्लिंग, तुम्हें क्या मेरे टैलेंट की कदर नहीं है, या तुम्हें शक है कि मुझ पर मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना नहीं बनाऊंगा? वो इसे अपनी कसम देकर बैठा था कि वो किचन के अंदर कदम नहीं रखेगी, इसलिए वो किचन से बाहर खड़ी इससे बातें करते हुए किचन की हालत देख रही थी। मुझे आपके टैलेंट पर पूरा यकीन है, कोई शक नहीं है मुझे आप पर। आप यकीनन बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन आप फैलावा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ताशफिन, मैं कैसे समेटूंगी सब कुछ? और फिर खाना खाने के बाद तो रोज़ की तरह आपका रोमांटिक मूड ऑन हो जाएगा और आप मुझे कोई काम भी नहीं करने देंगे। सुबह सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो मिन्नतें करी थी। हाय, तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल लूटती हैं, कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ मुझे। वो किचन से बाहर आते हुए इसका चेहरा थामता, इसके गुलाबी लबों पर जानदार बूसा देता वापस अंदर चला गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जाने, मैं रोमांटिक मूड ऑन होने से पहले तुम्हें तुम्हारा किचन भी शीशे की तरह चमकता हुआ मिलेगा। वो हांडी में चमचा चलाता एक बार फिर से बाहर आता, जबकि इसके इरादे से काफ़ी खतरनाक लगे। अब अपने खाने पर ध्यान देना प्लीज़, बाहर क्यों आ रहे हैं? वो पीछे हटते हुए बोली थी। इसने घबराने पर ताशफिन का कहकर बेस साख्ता था। जानू, मैं ग्लास बाहर टेबल पर भूल गया था, वही लेने जाना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला? इसका हाथ थामते हुए से बाहर सोफे तक लाता, टेबल से ग्लास उठाते हुए इससे पूछने लगा, अब अगर मैं इनकार करूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लगते। इसने पूरी ईमानदारी से बताया था। यार, इसीलिए तो पागल हो रहा हूँ तुम्हारे इश्क में। वो अचानक इसका चेहरा थामता जा बचा इसके चेहरे पर अपना बेबाक लमस भी खेच चुका था। आप जाएँ, जाकर खाना बनाएं। वो इसके सीने पर हाथ रखते बड़ी मुश्किल से पीछे करने में कामयाब हुई। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? वो घूरते हुए बोला तो तनाविश ने फ़ौरन सोफे पर जगह संभालते रिमोट से टीवी ऑन किया था। पहले नहीं दे रही थी, लेकिन अब दे रही हूँ। मुझे भूख लगी है, जाकर खाना बनाएं। आपकी वजह से अब तक खाना नहीं खाया मैंने। इसने ज़रा नखरा दिखाते हुए नाच से कहा, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए सर को खम देता किचन की तरफ कदम बढ़ा चुका था। मलका आलिया, बस थोड़ी देर में आपका खाना हाजिर होता है, अब तब तक टीवी देखिए, बाकी बातें हम खाना खाने के बाद करेंगे बेडरूम में जाकर। वो किचन की तरफ जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, इसे बातें नहीं कहा जाता। इसने पीछे से बताना ज़रूरी समझा, जबकि ताशफिन का बेसाख्ता कहकर एक बार फिर से इसके घर के दीवार को हिला कर गया। रात को तफसील से बताना इसे क्या कहा जाता है, वो मरे से बोला, जबकि वो कानों पर हाथ रखती टीवी पर अपनी नज़रें मरकूज़ कर चुकी थी। वो मज़ीद इसकी बेबाकियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इब्राहिम घर से निकल चुका, तुम अपने आदमी को तैयार रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज इब्राहिम की लाश घर वापस आएगी। वो गया तो 4 कदमों पर है, लेकिन लौट कर 4 कंधों पर आना चाहिए। इसने इसे फ़ोन करते हुए बेहद सफाकी से कहा, बिल्कुल बेफिक्र हो, जैसा हमने प्लान किया सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। आज इब्राहिम ज़िंदा वापस नहीं लौटेगा, तुम बस अपने वादे पर कायम रहना। इसने फ़ोन बंद करने से पहले एक दफ़ा फिर से इसका वादा याद करवाया था। मैं अपने वो इब्राहिम को छोड़ने वाली थी, तो इसका भी अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था कि वो आप जनाब का तकल्लुफ़ निभाता। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, ये ना हो कि कोई सुन ले। इसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि बदर खान ने फ़ौरन इस ड्राइवर का फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया। वो दोनों जानते थे कि आज जो मौका मिला वो दोबारा नहीं मिलेगा। इब्राहिम को आज इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ेगा। अगर इब्राहिम मर गया तो इनकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ट्रक ड्राइवर ने फ़ोन उठाया तो इसने फ़ौरन इससे तफसील बताई थी, जबकि दूसरी तरफ इसे काम मुकम्मल होने का यकीन दिलाया गया। इसके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। जो वो करने चाह रहे थे वो सही है ये गलत, इन दोनों ने समझने जानने की कोशिश नहीं की। अपने मतलब के लिए शायद सही गलत जैसे मराहल से गुजर चुके थे। लानती लोग। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो कुछ लोग पहले इसके इंतजार में ऑफिस रूम में बैठे हुए थे। साथ ही इसके लीगल एडवाइज़र हाकिम साहब भी मौजूद थे। इसके सेक्रेटरी ने सब कुछ आकर बताया, जल्दी से इस मीटिंग को ख़त्म करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसने अपने सेक्रेटरी से कहते हुए अंदर चलने के लिए कहा, जिसके एक हुक्म पर फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे से समझ चुका था कि इसकी तबीयत ठीक तो हरगिज़ नहीं है। अगर आज ये मीटिंग ना होती तो शायद वो नहीं आने वाला था, लेकिन ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से इसका आना भी बहुत ज़रूरी था। इसने कदम रखा तो बदर खान इसके साथ आए 4 आदमी पहले से मौजूद थे। वो कुर्सी पर बैठते हुए मीटिंग स्टार्ट करने का ऐलान कर चुका था। बदर खान, जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करो, तुम्हारे इस लीगल नोटिस पर मैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने दूसरी दफ़ा मुझे नोटिस भिजवाया। बताओ मुझे कौन है 20% शेयर्स कौन से 20% शेयर्स तुम्हारे मेरी इस कंपनी में जिसके तुम हकदार हो? सबूत पेश करो यहाँ पर। याद रखना, अगर तुम सबूत पेश करने में कामयाब ना हो सके तो तुम पर जो केस बनेगा वो मेरी तरफ से होगा। इस केस में कम से कम तुम्हें अपनी कंपनी के 80% शेयर बेचकर भरपाई करनी पड़ेगी। वो धमकी दे रहा था। तुम्हें क्यों लगता है वारिक इब्राहिम कि इस दुनिया में दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम किसी दूसरे की जायदाद पर कब्जा करके बैठे रहोगे तो कोई तुमसे सवाल करने का हक नहीं रखेगा? मैंने किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं किया, अगर किया तो सबूत पेश करो, हवा में तीर छोड़ना बंद करो और जितनी जल्दी हो सके किस्सा यहीं पर ख़त्म करो। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं तुम पर बर्बाद करने के लिए। काफ़ी उकताया हुआ लग रहा था। तुम्हें मुझ पर ज़्यादा वक्त पर बात करने भी नहीं पड़ेंगे। वारिक इब्राहिम, ये पकड़ो फाइल जिसमें साफ अल्फाज में लिखा कि तुम्हारी कंपनी में 20% के मालिक मूसा खान है। वो फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि इसने ऐसे अंदाज में इसे देखा जैसे इस टॉपिक से आज आ चुका। तो ये फाइल दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता इस बारे में? उल्टा इससे सवाल करने लगा था। इसके लिए कोई नई बात तो ना थी, वो तो हमेशा से इस बात से वाकिफ़ था कि इसकी कंपनी में 20% का मालिक मूसा खान है। मूसा खान मेरा भाई था, इसने इसे देखते हुए जैसे बहुत अहम बताई। तो वारिक ने कंधे उचकाए। तो मैं क्या करूँ? मुख्ताइब अंदाज में बोला। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मूसा खान के 20% के शेयर्स चाहिए, लेकिन मूसा खान ने कौन से पेपर्स में इस बात का दावा किया कि इनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है?
ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं बल्कि मूसा खान की बेटी की है, वो चिल्लाया था। तो क्या ये दावा इसका है? वो असल बात पर है। हाँ बिल्कुल, ये दावा इसी का है। मायरा अपने हिस्से की जायदाद तुमसे चाहती है, तुम्हें इसके हिस्से की जायदाद इसके नाम करनी होगी। ठीक है, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो बात खत्म करके उठने लगा। लेकिन वो तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपने हिस्से की जायदाद चाहती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो अपने बाप की कंपनी खुद संभालना चाहती है। वो तुमसे अलहदगी भी चाहती है। इसने ये बात तुम्हें कब बताई? वो वापस बैठते हुए इससे पूछने लगा। कल रात तकरीबन 1 बजे, जब तुम बुखार में तप रहे थे, तुमने शायद ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बजाया था। बदर खान ने चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजा कर कहा। अच्छा, तो तुम इस खुशफहमी का शिकार हो कि मैं बात नहीं जानता। वो नादान है बदर खान, ना समझ है, गलतियाँ कर देती है। शौहर का फ़र्ज़ है ऐसी बातों को दिल पर न ले और बीवी की हरकतों को माफ़ कर दे। वो दिलकशी से मुस्कुरा। मायरा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो इसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी बात करने लगा, क्योंकि इसका सुकून इसका दिमाग घुमा गया था। वो मेरी बीवी है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अगर इस बारे में से कुछ कहना हुआ तो मुझसे कहेगी, तुमसे नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इसके यहाँ आने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि वो खुद तुमसे ये बात कर सके। उठकर जाने लगा जब इसके कहने पर वापस बैठ गया। वो इससे कुछ पूछना ही चाहता था जब अचानक ऑफिस रूम का दरवाज़ा खुला। इसका नीला दुपट्टा एक लम्हे में पहचान गया। इसने सर पकड़कर अपने गुस्से को जब्त किया और कुर्सी के बुश से टेक लगाकर दरवाजे की जानिब देखने लगा। गुस्से की शिद्दत से इसके माथे की रगें वाज़ेह होने लगी। वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहता था। आओ मायरा बेटा, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार करता। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बदर खान उठकर इसके करीब है। वो ट्रैफिक बहुत था चाचू, इसलिए देर हो गई आने में। मुझे यकीन है आप बात कर चुके होंगे इनसे। वो अंदर आती हुई इनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठी। वो खामोश नज़रों से देख रहा था। हाँ बेटा, मैंने बात कर लिया, तुम्हारा मुतालबा भी इन तक पहुँचा दिया। बदर खान इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते बोला। तो फिर आप मज़ीद इंतज़ार किस चीज़ का करें? इसने वारिक की तरफ देखते हुए कहा था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था डार्लिंग। बताओ तुम क्या चाहती हो? इस सारे मामले को किस तरह से हल करना चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मूसा चाचू की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाए? लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानती। हाकिम साहब, इसे वो फ़ाइल दीजिए जिस पर मूसा चाचू के साइन है। इसने हाकिम साहब को मुखातिब किया, जिस पर इन्होंने फ़ौरन ही फ़ाइल निकाल कर मायरा के मेज़ पर रख दी। तुम ठीक से इन सारी कंडीशंस को पढ़ो जाना और फिर फैसला करो कि तुम्हें जायदाद चाहिए या नहीं। क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारे अज़ीज़ुज्जान चाचू साहब कह रहे थे कि तुम तलाक का मुतालबा भी कर रही हो, तुम मुझसे अलहदगी चाहती हो। तो अलहदगी की मूसा चाचू खुद ही कुछ शराइत रख कर गए हैं जिन्हें तुम्हें ठीक से समझना होगा। मेरे ख्याल में बिज़नेस के मामले से तुम ज़्यादा वाकफ़ियत नहीं रखती। वो इसका ध्यान फ़ाइल की तरफ लगाता सुकून से बोला, जबकि बदर खान को इसका सुकून खटक रहा था। इब्राहिम का बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था। वो तो अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी कि जानी नुकसान होने से बच गया, वरना एक्सीडेंट इतना शदीद था कि शायद जान बच पाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इब्राहिम ने वक्त रहते अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जैसे गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगी, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गई। सबको ये हादसा लग रहा था, लेकिन इब्राहिम साहब का कहना कहते हादसा नहीं बल्कि इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। इब्राहिम साहब इस वक्त अस्पताल में थे और हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। खुदा का करम हो कि वहाँ इस वीरान जगह में कुछ लोग सैर तफरीह के लिए आए थे और जिन्होंने इसे बर वक्त अस्पताल पहुँचा दिया। डॉक्टर के मुताबिक इनकी जान बचाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, जबकि इब्राहिम साहब ने पुलिस को बयान दिया कि वो ट्रक ड्राइवर ने जान से मारने आया था, क्योंकि अगर वो जान से मारने की कोशिश ना कर रहा होता तो वहाँ से भाग निकलता या फिर इसे बचाने की कोशिश करता। लेकिन ये समझ कर कि इब्राहिम की गाड़ी नीचे खाई में गिरने से बच के इसे दूसरी बार ट्रक को रिवर्स करके इन्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन वहाँ लोगों के आ जाने की वजह से इसका प्लान कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने इनका बयान ले लिया और इस ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी कर दी थी। हाय, मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्लास लेकर बाहर निकली तो इसे एक अनजान अंग्रेज़ आदमी नजर आया। इसने पहले वो इसे कभी नहीं देखा था, इसे पहचानना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो इसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी जब वो अचानक इसके रास्ते में हाइल हो गया। शायद तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? वो इंग्लिश में कहता इसका रास्ता रोके खड़ा था। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। इसने अटक अटक कही सही, लेकिन अपने से अपनी बात समझा ली। मुझे तुम्हें तईश के बारे में ज़रूरी बात बतानी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा ताकि वह आसानी से इसकी बात को समझ जाए, जबकि इसे आवाज़ जानी पहचानी लगी। शायद यही वो लड़का था जो इस दिन इसके घर में आया, तो इसका तईश कहने से अजीब नहीं लगा, क्योंकि इस दिन रोज़ भी इसी नाम से पुकारी थी और कल वो लड़की जो मार्केट में इनसे मिली थी वो भी ताशफन को तईशी के नाम से जानती थी। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वो सुकून से इससे बात करने लगी। इस आदमी इस तरह किसी अनजान आदमी से बात करते हुए अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसके शौहर के बारे में कोई बात करना चाहता था। हो सकता था वो ताशफन का कोई दोस्त हो या इसी के बारे में कोई बात करना चाहता हो। तुम्हारा शौहर तईश तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, इसने बोलना शुरू किया जब अचानक पीछे कोई लड़का आकर रुका। हे यू, तुम क्या बात करो? इससे डैनी काफ़ी सख्ती से इससे बोला, जबकि वह नफ़ी में सर लाते इसे गुड बाय कहते तेरी से निकल गया। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा लड़की? क्या कर रही थी इस तरह? किसी से भी बात करने लग जाओगी। और वो कोई अनजान आदमी था, हमारे कॉलेज से हरगिज़ नहीं था। डैनी से डांटते हुए अपने साथ कैंटीन तक ले जा रहा था। अरे वो मुझसे बात करना चाहता था, पता नहीं क्या बात थी। तुम्हें पता है इसने ताशफन का नाम लिया था? वो इसे देखते हुए बताने लगी। हाँ तो कोई भी अगर तुम्हारे शौहर का नाम लेकर तो तुम खड़े होकर इसे गप्पे लड़ाने लगोगी। आने तो ताशफन भाई को, मैं बताता हूँ इनकी बीवी बिगड़ रही है। वो कैंटीन में दाखिल होते हुए इसे धमकाने लगा। हाँ हाँ, तुम शिकायत लगाओगे, वो तुम्हारी बात सुन लेंगे। वो नाक से मक्खी उड़ाती हुई बोली, जबकि डैनी के इसके लिए कुछ ऑर्डर करते इसके पास ही बैठ गया। हाँ वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम्हें खुद एहतियात करनी चाहिए। आइंदा कोई ज़रूरत नहीं कि कोई भी तुमसे मुखातिब करे तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ये ज़माना नहीं है खड़े होकर किसी से बात करने वाला। और वैसे भी ताशफन भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी से भी इस तरह से बात करो। इस तरह से तो क्या तुम्हारा यूँ किसी के बारे में भी बात करना इन्हें पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं इनकी बीवी सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचे, सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करे। अब वो इसे छेड़ते हुए बोला,
तो तनाविश के गाल लाल होने लगे। इसने अगले लम्हे बुक उठा के इसके सर पर मारी, जिस पर डैनी का कहका बेसाख्ता था। इब्राहिम, आप ना बस ज़रा सी बात को लेकर बैठ गए। कौन जान से मारने की कोशिश करेगा आपको? ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। और वैसे भी ट्रक पे काबू हो जाते हैं, हर बंदा ट्रक को संभाल नहीं सकता। वो तो शुक्र अदा करें आपकी जान बच गई, क्योंकि जितना शदीद ही हादसा था ना, आपकी जान भी जा सकती थी। वो इसे समझाते हुए बोली, क्योंकि आज भी इसने पुलिस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था कि वो जो कोई भी था इसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें नहीं पता जाए ना इस बारे में कुछ भी, तो तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पागल थोड़ी है जो किसी पर यूं ही इल्ज़ाम लगाऊंगा। वो आदमी सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है हमारे किसी मुखालिफ पार्टी का बनता, हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। इस तरह कुछ ना सही, कम अज़ कम पता तो चलेगा ना कि आखिर कौन है जो मुझे जान से मारना चाहता है। और मैंने आखिर इसका बिगाड़ा क्या जो इस तरह के कामों पर उतरा है? हम बिजनेसमैन है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करते कि इस तरह कोई भी हमें जान से मारने की कोशिश करे। और ये मामला इतना भी मामूली नहीं कि इसे इग्नोर किया जा सके, इसलिए इस मामले की जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। तुम भी फिजूल में घर से बाहर मत निकलना। वो अपनी बात खत्म करते हुए इसे भी घर से निकलने से मना कर चुका था, जिस पर वो सिर्फ पैर पटक कर रह गई। वही तो डैन को आ रखी तू नागन। मैं इस तरह की किसी शर्त को नहीं मानती। है मेरे बाबा की जायदाद है जिस पर मेरा पूरा हक है। मैं किसी तरह के रिश्ते को निभाऊं या ना निभाऊं, आपका फ़र्ज़ है कि आप मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम करें। वो भड़क उठी थी पूरी फाइल पढ़ने के बाद। मोहतरमा, आप इन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है। मूसा अंकल अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपने भाई की नीयत पर पहले से शक था। और अब यही हकीकत है कि अगर आप अपनी जायदाद चाहती हैं तो आपको सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना, ताकि मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा कर सको। वो अचानक इसे देखकर बोली तो बारिक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तो डार्लिंग, शादी तो तुमने भी अपने बाप की जायदाद के लिए की थी, बल्कि करवाई गई थी। वो बदर खान को देखते हुए बोला तो वो जिस पर पहलू बदल गया। पीछे बता जो भी बनाई हो हमने, लेकिन खेल तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला। तुम्हें अपने बाप की जायदाद चाहिए थी, मैं अपने बाप का किया हुआ वादा निभाना चाहता था। हाँ, मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर यही लगा तुम्हारा ताशफन का अफेयर चल रहा है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि मेरी बचपन की मंगेतर मेरे भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक बनाया। मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया, फिर तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। लेकिन कम तो तुम भी नहीं थी। अपने चाचा के साथ मिलकर तुमने मुझसे शादी की और फिर यहाँ आ गई, क्योंकि तुम्हें इस बात का शक था कि मैं तुम्हें बगैर शादी की प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। मैं सुकून से इसके प्लान पर पानी फेरते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर झूल रहा था, जबकि वो गुस्से से सिर्फ मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई। तुम मेरी बीवी हो मायरा, अगर तुम ये ज़्यादा चाहती हो तो तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना होगा। इस शादी के पीछे तुम्हारा कोई भी मकसद है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने बाप और अपने प्यारे मूसा चाचा का वादा निभाना चाहता हूँ। और जहाँ तक इस जायदाद की बात हुई, तुम्हें इसी कंडीशन में मिल सकती है जो कंडीशन मेरे मूसा चाचा ने लिखी है, कि तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। वैसे तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, तुम्हारी जान से अजीज़ चाचू तुम्हें बहुत बुरा फंसा चुके हैं मेरे साथ। वो भी हंस रहा था इसकी हालत पर, जबकि वो सर पकड़ कर बैठ गई। वो जानती तक नहीं थी वो इतने बुरे तरीके से यहाँ फंसने वाली है। इस ट्रक ड्राइवर को भेजो यहाँ से। वो किसी भी कीमत पर कहीं से भी इब्राहिम के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसने कमरे में आते बदर खान को फ़ोन किया, जिसे आज ही पता चला कि इब्राहिम ने पुलिस को इस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि इब्राहिम इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हादसा सिर्फ एक हादसा था, एक सोची समझी प्लानिंग थी। किसी ने इसके खिलाफ साजिश की थी, वो इस बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ। तुम नज़र रखो और अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो इस वक्त बहुत परेशान थी। हाय जानेमन, मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बाइक रोकते हुए इसे अपनी तरफ आते देखकर खुलकर हंसा और अपनी बाहें वहाँ करके इसके सामने फैलाई, जिस पर इसे घूरते हुए इसने इसके हाथ पर चमाट लगाई, क्योंकि यहाँ वो अपने कॉलेज में सबके सामने कोई रोमांटिक मोमेंट क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इंतहाई अनरोमांटिक बीवी हो तुम। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, कॉलेज से आकर बीवी अपने शौहर को प्यारी सी हगी करती है, छोटी सी किसी देती है, लेकिन तुम। वो घूरते हुए इसे बेमकसद बात पर नाराज़ हो रहा था। ये सारे काम बेडरूम में करने वाले होते हैं, सड़क पर नहीं। चले जल्दी से घर चलते हैं। वो बाइक पर बैठते हुए कहने लगे। अरे आप खड़े क्यों, चले ना। इसके बैठने के बावजूद भी इसने बाइक नहीं चलाई। अच्छा, तो ये सारे काम बेडरूम में करने वाले, लेकिन तुम बेडरूम में मुझे कहाँ किस करती हो, पहले मुझे ये बताओ। वो बीच सड़क पर इससे बहस करने लगा। ओहो ताशफैन, अब बिना बात कहीं भी शुरू हो जाता है। घर चलें, सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। बाद नहीं, अब भी वादा होगा। जानू, वादा करो कि घर जाकर तुम मुझे किस करोगी, टाइट हक भी दोगी। वो जिद पर अड़ गया, जबकि इसे मजीद बहस न करते इसने जान छुड़ाने के लिए वादा कर लिया। ओह हूँ तेन छड्डदा नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़ अब चले ना। वो प्यार से बोली। तो इसने अगले लम्हे बाइक को किक मार के बाइक स्टार्ट किया, जिस पर अचानक बाइक स्टार्ट होने की वजह से इसके साथ जा लगे। इस पर इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारती मुस्कुरा दी, क्योंकि इसे अपनी हरकत पर खुद भी खुश हो रहा था। वो ट्रक ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। पता नहीं वो किस तरफ किया था कि पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस इसे ढूंढ कर हल्कान हो रही थी, लेकिन शायद इसे ढूंढना आसान नहीं था। इसका भाग जाना इस बात की तस्दीक करके कि सच में एक सोची समझी प्लानिंग थी। जबकि ज़ायना बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था, तो मतलब साफ था वो किसी भी तरह खतरे में नहीं थी, और यही इसके लिए फ़िलहाल इसका सुकून था। चाचू, आपने तो कहा था ये शादी सिर्फ कुछ दिन तक रहेगी, बाद में इस आदमी को छोड़ दूँगी, तो अब ये फाइल। बाबा ने इस आदमी को सारी ज़िंदगी के लिए मेरे सर पर मसल्लत कर दिया। इसका मतलब मुझे बाबा की जायदाद कभी भी नहीं मिलेगी। वो बहुत परेशान थी। क्यों नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलेगी। अगर तुमने इतना कुछ कर लिया तो आगे भी कर लो। अगर बारिक तुम्हें अपनी मर्ज़ी से तलाक देते हो तो ज़्यादा तुम्हें मिल जाएगी। और आपको लगता है वो अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़ेगा? उल्टा इनसे सवाल करने लगी। वो बचपन से इनकी यही बातें सुनती आई थी कि इसके बाप की जायदाद पर इब्राहिम उसका भतीजा कब्जा किए हुए, और अगर इसकी शादी इब्राहिम के भतीजे से होती तो ही वो बाप की जायदाद का हिस्सेदार बन सकती है।
जब इसने पहली दफ़ा न्यूयॉर्क में ताशफन के घर के बाहर वारिक को लाइव देखा तब इसने सोच लिया कि इसे इम्प्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि यही कंडीशन थी अपने बाप की जायदाद हासिल करने की। अगर वारिक के निकाह में ना आती तो अपने बाप की जायदाद को कभी किसी कंडीशन में हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी रात वारिक अपने प्लान के मुताबिक इसे अगवा करके निकाह के लिए मजबूर कर गया। यह सिर्फ इसकी तरफ से नहीं बल्कि वारिक की तरफ से भी एक प्लानिंग थी। वो भी इसे पहचान चुका था, अपने बाप और चाचा की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। वो बचपन से इसी से शादी करने का सोचा हुआ था और इसने इसी के साथ ही शादी करनी थी। लेकिन उन्हें ये भी जानता था मायरा इसे पसंद नहीं करती और आसानी से अपने बाप की ख्वाहिश के इसके सामने इजहार करके उसे शादी के लिए कह सकता था। ना ही वो इस तरह कभी इससे शादी पर राज़ी होती। हमें कुछ ऐसा करना होगा वो खुद ही तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाए, लेकिन अब तुम इसके घर जाने की गलती कभी भी मत करना। तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर ये किस्सा तमाम कर लेंगे। बदर इसे खाने से प्लानिंग बता रहा था जब अचानक वो अपने ऑफिस से निकला। चलो घर चले। वो ऑफिस रूम से बाहर निकलते सीधा इससे मुखातिब हुआ। शायद तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं। बारिक, मेरी भतीजी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसे इसके हिस्से की जायदाद चाहिए। और ये मेरा और इसका मामला आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मिस्टर बदर खान? आप अपने काम से काम रखें। ये मेरा और मेरी बीवी का मसला हम हल कर लेंगे। चलो डार्लिंग चलते हैं। वो इसका हाथ थाम कर इसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया, जबकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इधर बदर खान इसे कहता वो गलती से भी अब इसके घर ना जाए और बारिक ज़बरदस्ती अपने साथ कर लिया था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अभी के अभी तलाक दो मुझे। सब कुछ जान के ना धोखा दे रही थी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। चल तलाक चाहिए मुझे। वो गाड़ी के बाहर अपना हाथ इससे छुड़ाकर बेहद गुस्से से बोली, जब अचानक बारिक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। तुम्हारी कहा था ना, दुख तकलीफ धोखा हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अलैदगी नहीं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती मायरा वारिक इफ्राहिम। तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है। मेरी इजाज़त के बिना तुम सांस नहीं ले सकती। मुझसे दूर जाना तो बहुत दूर की बात है, और आज के बाद मुझसे दूर जाने की सोच भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मेरी हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो मायरा वारिक इफ्राहिम। मुझसे दूर जाने का सोच भी अगर तुम्हारे दिमाग में है ना तो इंसान को हराम कर दूंगा तुम पर। वो इतने गुस्से से धड़ा कि इसका दिल काम कर रह गया। वैसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेलता, ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी जन से उड़ा ले गया। मायरा की सालगिरह आ रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पर चलते हैं। इसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेना। और पता है तनाविश को भी ना इसके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी हो रही है मेरी बच्ची। फ़हीम घर वापस आया तो रायमा तनाविश को अपनी गोद में उठाई इधर उधर घूम रही थी। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आज तो वक्त भी बहुत है, आज ही चलते हैं शॉपिंग कराते हैं। वैसे भी मायरा ने मुझसे कहा इस दफ़ा इसे बड़े वाला टेडी चाहिए। फ़हीम ने कहा हाँ ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो, चले जाओ शॉपिंग पर, और तनाविश को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बच्ची सेहत पकड़ी है, फजूल में लोगों की नज़र लगेगी। इब्राहिम साहब, मायरा की सालगिरह आ रही है, इसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आए। वो क्या बोलते हैं इसको? वो सरप्राइज़। हाँ वारिक की तरफ से ना इसके लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज़ ले। वैसे जो सरप्राइज़ हमने इसके लिए सोचा वो ज़्यादा अच्छा नहीं है भाभी, रायमा मुस्कुराते हुए बोली। लोग बारिक और मायरा के निकाह के बारे में सोच रहे थे, वो भी मायरा को सालगिरह पर भाभी तो ये सोच आती मुस्कुरा दी। माशाल्लाह मेरा छोटा सा बेटा दूल्हा बनेगा। ऐसा करना मायरा के लिए ना सालगिरह वाले दिन सुर्ख रंग का जोड़ा लेकर आना। सिर्फ सालगिरह थोड़ी है, इसका निकाह भी तो है। चलो अब देर मत करो, जल्दी से निकलो ताकि शाम के अज़ान होने से पहले घर वापस आ जाओ। वो तनाविश को अपनी गोद में उठाते हुए जाने के लिए कहने लगी जब अचानक मूसा खान वहाँ दाखिल हुआ। अरे कहाँ जाने की तैयारी है आप तीनों की? मैं तो रामा भाभी के हाथ की चाय पीने आया था, मूसा खान ने कहीं जाते हुए देखकर कहने लगा। अरे हम अपनी होने वाली बहू की सालगिरह की शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। इब्राहिम साहब ने इनका रुख दरवाजे की तरफ मोड़ते हुए अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर वो कंधे उचकाते इनके साथ ही चल दिया। पहले बात सिर्फ मंगनी तक थी, लेकिन अब इन लोगों ने निकाह के लिए मायरा का हाथ मांगा। इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था? फिर बस तो निकाह की तैयारियाँ शुरू हो गई, जिस पर सब लोग बहुत खुश थे। मैं चलने के लिए तैयार हूँ रायमा भाभी, लेकिन आते ही मुझे चाय पिलानी पड़ेगी। वो रायमा की तरफ देखते हुए बोला तो इसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जी तो गाइस बहुत लंबी एपिसोड हो गई, यहाँ पे हमारी किस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको आज की किस्त? राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन वीडियो को एंड करेंगे। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। चौधरी जट, बहुत बहुत अच्छा एपिसोड था और आपकी वॉइस में और भी अच्छा लगता है, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। तुरबीना तौफीक, नाइस, थैंक यू तुरबीना तौफीक। सुंदस नायाब, बहुत बहुत खूबसूरत नावल, थैंक यू वेरी मच सुंदस नायाब। तैयबा अशरफ, अमेजिंग नावल आपी, थैंक यू तैयबा। सुंदस नायाब ने दिल भेजे, थैंक यू सुंदस। अमरीन काशिफ, ज़बरदस्त, थैंक यू अमरीन। जुल्फ़िशा खान, बहुत 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 अच्छा यार, एक नावल मेरी तरफ से भी पढ़ दो, चांद मेरी चौखट पर, सहरिश खान का, प्लीज़ प्लीज़ रीड कर देना। अगर परमिशन मिली तो ज़रूर करेंगे जुल्फ़िशा, थैंक यू। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू साइम वहीद। महानूर, नाइस नावल, थैंक यू महानूर। आमिर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा नावल है। तैमूर की अपनी खूब इज़्ज़त अफजाई की, ये बनती भी थी, बस जो डिज़र्विंग हो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं। थैंक यू वेरी मच आमिर जी। तो गाइस यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। कमेंट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, खैरियत है ना आप लोगों को की? तो अभी कोशिश मेरी यही है कि कुछ एपिसोड्स में ये नावल एंड हो जाए। तो अभी देखें, बस दुआ करें मुझे अल्लाह पाक ऐसे ही लंबी लंबी किस्तें देने की तौफीक अता फरमाते रहें, तो फिर आपको लंबी लंबी किस्तें आती रहेंगी और नावल इंशाल्लाह इसी वीकेंड हो जाएगा। तो बाकी मुझे अब दें इजाज़त, बहुत टाइम हो गया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।